अध्याय 1781 भव्य टेलीपोर्टेशन तकनीक। यह यांग यी की हड्डियों के टूटने की आवाज थी। हालांकि वे सिर्फ टूटी नहीं। यांग यी की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया जब उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं और फिर उसके भीतर से दो भयावह इरादे बाहर निकले। टकराना, एक विस्फोट हुआ और फिर यांग ये ने महसूस किया कि उसके गले पर दबाव गायब हो गया। प्रबुद्ध रैंक तलवार इरादा और वध इरादा। यांग ये के पीछे से एक आवाज गूंजी, काफी दिलचस्प। यांग ये ने पलट कर देखा और उसने देखा कि उसके पास ही लिनेन के कपड़े पहने एक महिला तैर रही थी। वह 20 साल से कुछ ज्यादा की लग रही थी। उसके बाल दूसरी महिलाओं के बालों से अलग थे क्योंकि वे कई छोटे छोटे गुच्छों में बंधे हुए थे। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके होठों पर एक अदृश्य चाप था जिसके कारण वह थोड़ी जंगली लग रही थी। एक और महिला। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। इस गुप्त संप्रदाय में इतनी सारी महिला संप्रदाय गुरु क्यों हैं? यांग ये ने महिला को करीब से देखा और फिर वहीं गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह उसके सामने था और फिर उसकी तलवार उसके माथे पर लगी। यह तीव्र था, बिल्कुल तीव्र। यह कहा जा सकता है कि पांचवें चरण का सच्चा क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसकी वर्तमान ताकत का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। यदि उसके पास मौजूद दो इरादों का उपयोग उसके हमलों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो छठे चरण का सच्चा क्षेत्र विशेषज्ञ भी इस हमले का आसानी से विरोध नहीं कर पाएगा। हालांकि उसकी तलवार महिला के माथे से सिर्फ आधा इंच की दूरी पर पहुंचकर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि दो शुद्ध सफेद उंगलियां उसकी तलवार पर जकड़ी हुई थीं। यांग ये ने जब यह देखा तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। इस बीच उसके मुंह के कोनों पर एक आकर्षक मुस्कान उभर आई। बुरा नहीं है, आओ खेलना जारी रखें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी उंगलियां हिला दी। टकराना, यांग ये को 30 मीटर दूर से उड़ा दिया गया। यांग ये ने खुद को रोका तो उसकी तलवार कांपने लगी। दरअसल सिर्फ तलवार ही नहीं, उसका हाथ भी कांप रहा था। इस बीच लिन वेयांग नाम की महिला ने अचानक यांग ये की दिशा में अपनी तर्जनी को अंदर की ओर मोड़ते हुए उसे उकसाया, जारी रखें। यांग ये ने थोड़ा नीचे देखा और एक पल के लिए चुप हो गई। उसके बाद वह मौके पर ही गायब हो गया और जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह उसके पीछे था। एक पल बाद लकड़ी की तलवार उसकी गर्दन के पास आ गई थी। लिन वेयांग ने कोई हरकत नहीं की और वहीं खड़ी रही। बस ऐसे ही तलवार उसकी गर्दन के आर पार हो गई। हालांकि यह तो बस एक दिखावा था। उसी समय एक हाथ ने अचानक यांग ये के कंधे पर दबाव डाला। यांग ये का चेहरा फिर से उसके सामने आते ही सख्त हो गया। उसने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया और कहा, बुरा नहीं है। दुर्भाग्य से तुम अभी भी बहुत धीमे हो। इसे देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की तलवार उसके हाथ में आ गई और फिर वह यांग ये से 30 मीटर दूर दिखाई दी। लिन वेयांग ने यांग ये को देखा और मुस्कुराया, देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तलवार तुरंत यांग ये के माथे के सामने आ गई। यह तीव्र था, इतनी तीव्र कि यांग ये प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच लिन वेयांग ने पलकें झपकाईं, क्या यह बहुत तेज था? आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे? तो मैं धीमा कर दूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह 30 मीटर दूर दिखाई दी और फिर उसने कहा, आओ ठीक से देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पुनः वहीं गायब हो गई। जिस क्षण वह गायब हुई, यांग ये के मन में अचानक दो तरह के इरादे उभर आए। हालांकि उसके हाथ में तलवार अभी भी यांग ये के माथे के सामने आ चुकी थी। उसने पलकें झपकाकर पूछा, यह तेज है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, बहुत तेज। यह वाकई बहुत तेज था। यह इतना तेज था कि उसे भी इससे निराशा महसूस हुई। उसने सोचा था कि उसकी गति बहुत तेज है, लेकिन उसकी गति की तुलना में यह कुछ भी नहीं थी। लिन वेयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जानते हैं, मैंने खुद ही यह चाल बनाई है। इसे ग्रैंड टेलीपोर्टेशन तकनीक कहा जाता है। टेलीपोर्टेशन, यह अंतरिक्ष के माध्यम से टेलीपोर्टेशन है और अंतरिक्ष के माध्यम से सिर्फ गति नहीं है। यह अंतरिक्ष में उस बिंदु से टेलीपोर्टेशन है जहां आप रहते हैं। अंतरिक्ष के उस बिंदु तक जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यह आश्चर्यजनक है ना? स्थानिक टेलीपोर्टेशन। यांग ये ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है। लिन वेयांग ने तलवार यांग ये को दी और कहा, दुर्भाग्य से यह पूरी तरह से नहीं है। अन्यथा एक ही टेलीपोर्टेशन मुझे 1 दर्जन से अधिक दुनियाओं से आगे ले जाने में सक्षम होगा। यांग ये अवाक रह गया। मुझे इसे कैसे पूर्ण करना चाहिए? लिन वेयांग ने अपनी उंगली उसके माथे पर दबाई और सोचने लगी। इस बीच यांग ये ने पूछा, अब क्या? अब आप कितनी दूर तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं? उसने यांग ये को देखा और पूछा, तुम कौन हो? यांग ये फिर से दंग रह गया। लिन वेयांग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। क्या मैंने नहीं कहा था कि किसी को भी मुझे परेशान करने की इजाजत नहीं है? जैसे जैसे वह बोलती गई, उसकी अभिव्यक्ति वास्तव में काफी क्रूर होती गई। यांग ये ने घबराकर कहा, वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है।
यांग ये चौंक गया जब उसने देखा कि उसका चेहरा लगातार ठंडा होता जा रहा है, और उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ लिंग शियू ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। हाँ, यह वही थी। लिंग शियू। लिन वेयांग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और लंबे समय तक सोचने के बाद उसने यांग ये को देखा। लिंग शियू कौन है? यांग ये अवाक रह गया। अचानक लिन वेयांग ने कहा, लिंग शियू। लिंग शियू, ओह, अब मुझे याद आ गया। वह मेरी शिष्या है। उसकी शिष्या। यांग ये की आंखें चौड़ी हो गईं। वह महिला, लिंग शियू, वास्तव में उसकी शिष्या थी। क्या यह मजाक है? लिंग शियू छठे चरण की सच्ची दुनिया की विशेषज्ञ है। इसके अलावा उसका इरादा प्रबुद्ध रैंक पर था, लेकिन वह इस महिला की शिष्या है। यह महिला कौन है? इस बीच लिन वेयांग ने यांग ये को देखा। उसने तुम्हें यहाँ आने के लिए क्यों कहा? यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, जब मैं उससे मिली तो मुझे लगा कि मेरी गति बहुत तेज है, लेकिन उसने कहा कि कोई और मुझसे कई गुना तेज है। मैंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। अभी अभी मैंने तुम्हारी गति देखी है। लिन वेयांग की आंखें चमक उठी, और फिर यांग ये ने उसकी ओर देखा और अचानक उसके सामने झुक गया। जब मैंने आपकी गति देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी गति कितनी घटिया है। आपकी गति की तुलना में मेरी गति चांदनी के सामने जुगनू की तरह है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सीनियर, मैं आपका शिष्य बनने और ग्रैंड टेलीपोर्टेशन तकनीक सीखने के लिए तैयार हूँ। लिन वेयांग की मुस्कान और भी चमकीली हो गई। उसने यांग ये के कंधे पर हल्के से थपथपाया। बच्चे, तुम्हारी गति वास्तव में बुरी नहीं है, खासकर तुम्हारी उम्र में। हालांकि मैं तुम्हें यह नहीं सिखा सकती। यांग ये दंग रह गया और पूछा, क्यों? सीनियर, मैं पूरे दिल से आपकी ग्रैंड टेलीपोर्टेशन तकनीक सीखना चाहता हूँ। मैं इसे बदनाम नहीं करूंगा। उसने अपना सिर हिलाया। तुम अभी भी इसे नहीं सीख सकते। यांग ये हैरान था। क्यों? लिन वेयांग ने कहा, ग्रैंड टेलीपोर्टेशन तकनीक अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट करती है। आपको अंतरिक्ष में सिर्फ बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल करने की जरूरत नहीं है, आपका शरीर काफी मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जिस पल आप टेलीपोर्ट करेंगे, आपकी गति सीमा तक तेज होगी। यह आपके शरीर को चीर देगा। इसलिए अगर आपका शरीर काफी मजबूत नहीं है, तो आप उसी पल टुकड़ों में बिखर जाएंगे। यह सुनकर यांग ये मुस्कुराया। लिन वेयांग ने पूछा, आप किस बात पर हंस रहे हैं? यांग ये चुपचाप मुस्कुराया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया। एक पल में उसके चारों ओर का स्थान तुरंत विकृत हो गया और फिर वह वहीं गायब हो गया। लिन वेयांग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखी। स्थानिक नियम। यांग ये उसके सामने प्रकट हुए और बोले, क्या मैं आवश्यकताओं के अनुरूप हूँ? लिन वेयांग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे यांग ये के कंधे पर रख दिया, और वह धीरे से बोली, आपके शरीर की ताकत भी स्वीकार्य है। उसने एक पल के लिए रुककर पूछा, क्या आप वास्तव में इसे सीखना चाहते हैं? यांग ये ने सिर हिलाया। हाँ। उसने एक पल सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। यांग ये बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से उसे प्रणाम किया। धन्यवाद। लिन वेयांग ने कुछ नहीं कहा और उसने बस उसके माथे पर थपथपाया। यांग ये के दिमाग में बहुत सारी जानकारी आने में ज्यादा समय नहीं लगा। महान टेलीपोर्टेशन तकनीक। यह एक दिव्य तकनीक थी जो किसी को एक पल में टेलीपोर्ट करने और जहां वह पहुंचना चाहता था वहां पहुंचने की अनुमति देती थी। इसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, और यदि इसे तीसरे स्तर तक विकसित किया गया, तो कोई भी तारकीय क्षेत्रों के माध्यम से टेलीपोर्ट कर सकता था और तारकीय टेलीपोर्टेशन प्राप्त कर सकता था। यह बहुत कठिन था। यह बहुत ही कठिन था। कम से कम वह ऐसा करने में पूरी तरह असमर्थ था। उसके बाद यांग ये ने पागलों की तरह इसकी साधना शुरू कर दी। अगर वह सफल हो जाता, तो उसे छठे चरण के सच्चे दायरे के विशेषज्ञों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती, और वह उनसे सीधे तौर पर लड़ सकता था। इसके अलावा जब वह हार रहा होता तो वह भागने के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता था। वह हमेशा के लिए गुप्त संप्रदाय में नहीं रह सकता था। वह जाना चाहता था, लेकिन यंग कबीले और अन्य कबीले उसे निश्चित रूप से जाने नहीं देंगे। अगर उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, तो उसका पीछा किया जाएगा और फिर से उसका शिकार किया जाएगा। रेलगाड़ी। पागलों की तरह प्रशिक्षण लें। जबकि यांग ही एक पागल की तरह प्रशिक्षण ले रहा था, एक गुप्त कमरे में 3 लोग थे, और वे थे लिंग शियू, सू म्यू और लिन वेयांग। लिन वेयांग आगे खड़ी थी और सू म्यू और लिंग शियू उसके पीछे खड़े थे। सू म्यू अचानक बोला, मास्टर, वह एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा? लिन वेयांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना असाधारण है, वह उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सू म्यू ने पूछा, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? लिन वेयांग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हमने इतने सालों पहले उसे मारने का सबसे अच्छा मौका खो दिया था। अब हम उसे नहीं रोक सकते। अगर लिंग शियू और मेरे मुख्य शरीर अभी भी यहाँ होते, तो शायद हम। हालांकि हमारे मुख्य शरीर यहाँ नहीं हैं। सू म्यू ने आगे देखा। यांग ये का साधना कक्ष उसके सामने था।
सुम्यू ने कमरे की ओर देखते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह मुझे अलग लगता है। मुझे लगता है कि वह इस सब में एक परिवर्तनशील होगा। लिन वेयांग ने कमरे की ओर देखा और उदासीनता से बोला, तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। इस बीच लिंग शियू ने अचानक कहा, वह बाहर आ रहा है। अध्याय 1782 राक्षसों के बीच एक शैतान। कमरे में यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फिर वह 10 मीटर आगे दिखाई दिया। एक पल बाद वह 15 मीटर आगे दिखाई दिया, लेकिन एक पल ही बीता कि वह 30 मीटर पीछे दिखाई दिया। ठीक इसी तरह यांग ये की स्थिति बदलती रही। वहां कोई भी छवि शेष नहीं बची थी। अतीत में यदि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ता था तो अंतरिक्ष में अपने पीछे कुछ प्रतिबिंब छोड़ जाता था, लेकिन अब वह अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता। ऐसा ग्रैंड टेलीपोर्टेशन तकनीक और उसकी पुरानी गति के बीच अंतर के कारण था। टेलीपोर्टेशन यह अंतरिक्ष से होकर नहीं बल्कि अंतरिक्ष का सीधा टेलीपोर्टेशन था, इसलिए इसने अपने पीछे कोई भी प्रतिबिंब नहीं छोड़ा। हालांकि उन्होंने तकनीक का केवल पहला स्तर ही प्राप्त किया था। पहला स्तर तो बस शुरुआत थी और यह वास्तव में दूसरे और तीसरे स्तर पर दुर्जय हो गया। दूसरे स्तर पर किसी व्यक्ति को दुनिया के भीतर अंतरिक्ष के माध्यम से स्वतंत्र रूप से टेलीपोर्ट करने की अनुमति थी। जहां तक तीसरे स्तर की बात है, यह वैसा ही था जैसा लिन वेयांग ने कहा था। इसने उपयोगकर्ता को तारकीय क्षेत्रों के माध्यम से टेलीपोर्ट करने की अनुमति दी। हालांकि पहला स्तर अभी शुरुआत था, फिर भी यह बहुत शक्तिशाली था। कम से कम इसने उसकी पिछली गति को पार कर लिया। लेकिन वह बहुत दूर तक टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। अगर वह बहुत दूर चला जाता तो उसकी गहन ऊर्जा अपर्याप्त हो जाती और उसका शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। 300 मीटर उसे अपने आसपास 300 मीटर की दूरी पर मौजूद 5वें चरण के ट्रू रियल्म विशेषज्ञों को तुरंत मार डालने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। हालांकि उसे 300 मीटर की दूरी से आगे ऐसा करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। इसके अलावा वह 300 मीटर से ज्यादा की दूरी के लिए ग्रैंड टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह एक विभाजन था। अगर वह उससे आगे चला जाता तो उसकी गहन ऊर्जा और शरीर तुरंत सूख जाता और फट जाता। बेशक जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, ग्रैंड टेलीपोर्टेशन तकनीक में उसकी क्षमता भी बेहतर होती जाएगी। इसलिए भविष्य में वह निश्चित रूप से इतनी दूरी तक सीमित नहीं रहेगा। हालांकि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे उन्हें गुजरना ही था। इस बीच लिन वेयांग यांग ये के सामने आई। उसने यांग ये को देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। बधाई हो, तुम सफल हो गई हो। यांग ये ने उसकी ओर देखा। धन्यवाद। लिन वेयांग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यांग ये हैरान था। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? लिन वेयांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, छोड़ो, मुझे अपने लिए कुछ पल चाहिए। यांग ये ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और फिर तीसरे स्तर से बाहर चला गया। मंडप के बाहर सुम्यू यांग ये के सामने प्रकट हुई। सुम्यू मुस्कुराई। बधाई हो। यांग ये मुस्कुराया। धन्यवाद। सुम्यू ने थोड़ा सिर हिलाया। अब से 3 दिन बाद मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां सिर सील किया गया है। तुम वहां देख सकते हो। ठीक है। यांग ये ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। ठीक है। चूंकि उसे उनसे लाभ हुआ था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। हालांकि अगर वह वास्तव में इससे निपट नहीं सकता था, तो वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। सुम्यू ने कहा, जाओ थोड़ा आराम करो। जब समय होगा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे वहीं गायब हो गए। सुम्यू के जाने के बाद एक बूढ़ा आदमी यांग ये के सामने आया। युवा मास्टर यांग, कृपया मेरे साथ आओ। यांग ये ने सिर हिलाया और बूढ़े आदमी को उसे एक छोटे से आंगन में लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। तुम यहीं रहोगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अपनी बात खत्म करते ही वह वहीं गायब हो गया। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर वह एक कमरे में दाखिल हुआ। यांग ये बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था। उसे अपने मन को अपने शरीर में डुबोने और आदिकालीन शिवालय के प्रथम स्तर पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, क्योंग क्यू उसके सामने प्रकट हुआ। क्योंग क्वी ने कहा, बच्चे, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यांग ये ने पूछा, क्या ठीक नहीं लग रहा है? क्योंग क्यू ने जवाब दिया, बच्चे, नाटक करना बंद करो। तुम बहुत होशियार हो, मुझे मत बताना कि तुम्हें यह आभास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यांग ये कुछ देर के लिए चुप हो गई और बोली, वास्तव में इसके बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी जैसा वे मेरे साथ करते हैं। क्योंग क्यू ने धीमी आवाज में कहा, समस्या यह है कि अगर वे तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखते हैं, तो तुम्हारा बल उनका विरोध करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। उन सभी का जिक्र नहीं करना, सिर्फ पहले वाली 2 महिलाएं ही ऐसी नहीं हैं जिनका तुम विरोध कर सको। खास तौर पर दूसरी महिला। क्या तुम्हें पता है कि वह उसका मुख्य शरीर नहीं था? यांग ये ने अचानक क्योंग क्यू को देखा। भाई क्योंग क्यू, मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है। क्या तुम मुझे इसका जवाब दे सकते हो? क्योंग क्वी ने पूछा, क्या?
यांग ये ने कहा, भले ही दानव जाति में आपकी स्थिति उस अमर काले फीनिक्स से कम हो, लेकिन यह बहुत कम नहीं होगी। हालांकि यांग लियांशुंग अमर काले फीनिक्स की ऊर्जा का उपयोग करते हुए एक छठे चरण के सच्चे क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम था। लेकिन भाई कियोंग क्यू, जबकि आप अपने दम पर एक छठे चरण के सच्चे क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम हैं, आप अपने दम पर ऐसे विशेषज्ञ को हराने में बिल्कुल असमर्थ हैं। एक छठे चरण के सच्चे क्षेत्र विशेषज्ञ का तो कहना ही क्या, आप शायद मुझे भी नहीं हरा सकते। कियोंग क्यू ने उदासीनता से कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यांग ये कियोंग क्यू के पास गया और कियोंग क्यू की आंखों में देखा, मुझे लगता है कि यह तुम्हारा मुख्य शरीर नहीं है। जैसे ही यांग यी ने बोलना समाप्त किया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। दरअसल यांग ये बहुत लंबे समय से यह सवाल पूछना चाहता था, क्योंकि कियोंग क्यू बड़े ब्रह्मांड से एक राक्षस जानवर था और वह निश्चित रूप से एक साधारण राक्षस जानवर नहीं था। हालांकि ऐसा राक्षस जानवर इतना कमजोर था, यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। आखिरकार प्राचीन साधकों के हिस्से के रूप में मौजूद मानव और राक्षस जानवर दोनों ही बेहद दुर्जय अस्तित्व थे। भले ही कियोंग क्यू काफी मजबूत था, लेकिन उसे बेहद दुर्जय नहीं कहा जा सकता था। यह कभी उसका मुख्य शरीर नहीं था। अचानक दिव्य यिन ज्वाला यांग ये के सामने प्रकट हुई। कियोंग क्यू प्राचीन काल के 4 क्रूर जानवरों में से एक। वह दानव दुनिया में लाखों राक्षसों पर शासन करता है और उसे दानव जाति के उस सर्वशक्तिमान व्यक्ति द्वारा राक्षसों के बीच शैतान नाम दिया गया था। दानव दुनिया का एक प्रतिष्ठित दानव राजा इतना कमजोर कैसे हो सकता है? यांग ये ने कियोंग क्यू को देखा, क्या तुम सच में सिर्फ एक क्लोन हो? बेशक, दिव्य यिन ज्वाला ने कहा, राक्षस दुनिया के राक्षस राजा के रूप में, अगर वह बड़े ब्रह्मांड को छोड़ देता है तो वह निश्चित रूप से सभी का ध्यान आकर्षित करेगा। इसके अलावा वह अपने मुख्य शरीर के साथ यहाँ नीचे आने की हिम्मत भी नहीं करता है। यांग ये हैरान था, क्यों? दिव्य यिन ज्वाला ने कहा, इस ब्रह्मांड का निर्माण गुरु और साधकों के सबसे शुरुआती समूह द्वारा किया गया था। इस मध्यम ब्रह्मांड और छोटे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उन्होंने इन ब्रह्मांडों के चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया। वह एक पल के लिए रुका और बोला, अगर कोई उच्च ब्रह्मांड से नीचे उतरना चाहता है तो यह असंभव नहीं है, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं तो वे अवरोध को सक्रिय कर देंगे। इसलिए यहां तक मास्टर ने भी एक क्लोन को यहां भेजा और अपने मुख्य शरीर के साथ यहां नहीं उतरा। ऐसा नहीं था कि उसका मुख्य शरीर यहां नहीं उतर सकता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अवरोध को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो यही कारण है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने कियोंग क्यू को देखा और मुस्कुराया, राक्षसों के बीच शैतान। भाई कियोंग क्यू, आप बड़े ब्रह्मांड में काफी अच्छा कर रहे हैं। कियोंग क्यू ने यांग ये की ओर देखा, क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यांग ये ने उत्तर दिया, इस शिवालय के कारण। कियोंग क्यू ने सिर हिलाया, यह विशाल ब्रह्मांड का नंबर 1 खजाना है और वहां एक भी व्यक्ति नहीं है जो इसे अपने हाथों में नहीं लेना चाहेगा। यह नंबर 1 खजाना नहीं है। अचानक दिव्य यिन ज्वाला ने कहा, यह बड़े ब्रह्मांड में नंबर 1 खजाना नहीं है। यांग ये और कियोंग क्यू ने दिव्य यिन ज्वाला को देखा। क्या कोई ऐसा अस्तित्व है जो आदिम शिवालय से भी बड़ा है? दिव्य यिन ज्वाला ने गंभीरता से कहा जब वे उसे देख रहे थे, एक और खजाना है, और वह एक पल के लिए रुका और बोला, वास्तव में यह आदिम शिवालय में है। यह यहाँ है। यांग ये हैरान रह गया, कहाँ? दिव्य यिन ज्वाला ने उत्तर दिया, 9वां स्तर। यांग ये ने पूछा, यह क्या है? दिव्य यिन ज्वाला ने उत्तर दिया, यदि आपको 9वें स्तर तक पहुंचने का मौका मिला तो आप जान जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गया। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच कियोंग क्यू ने अचानक कहा, बच्चे, कड़ी मेहनत करो। मध्यम ब्रह्मांड में तुम्हारी वर्तमान ताकत खराब नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, दुनिया तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल है और इसमें विशेषज्ञ असंख्य हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद कियोंग क्यू जाने के इरादे से मुड़ा। हालांकि उसे कुछ याद आ रहा था और अचानक उसने यांग ये को देखा। बच्चे, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं भविष्य में तुमसे यह पगोडा छीन लूंगा? यांग ये ने कियोंग क्यू को देखा, क्या तुम इसे चाहते हो? कियोंग क्यू ने यांग ये की आंखों में देखा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? यांग ये मुस्कुराया, तो इसे ले लो। कियोंग क्यू ने यांग यी को बहुत देर तक देखा और फिर उसने कहा, ईमानदारी से कहूं तो इतने लंबे समय से तुम्हें जानने के बाद मैंने पाया है कि मैं हमेशा तुम्हें कमतर आंकता रहा हूं। चाहे तुम भविष्य में किसी भी पक्ष में जाओ, मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। बेशक मुझे उम्मीद है कि हम दुश्मन नहीं बनेंगे। आखिरकार तुम जिस तरह से काम करती हो वह मुझे पसंद है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे वहीं गायब हो गए। यांग ये हंसा और गायब हो गया। जैसे ही वह बाहरी दुनिया में लौटा, दरवाजा खटखटाने की आवाज गूंज उठी। यांग ये ने दरवाजे की ओर देखा और कहा, अंदर आइए। चरमराहट। दरवाजा धीरे से खुला और एक सफेद पोशाक में एक महिला उसकी नजर में आई। यह युन कियान थी। कहने की जरूरत नहीं कि युन कियान बेहद खूबसूरत थी, खास तौर पर उसका स्वभाव।
वह बर्फीले पहाड़ की चोटी पर एक शुद्ध और पूरी तरह से बेदाग बर्फ के कमल की तरह थी। यांग ये ने उसकी ओर देखा और पूछा, मिस यून, क्या आपको कुछ चाहिए? यून कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई यांग, मेरे गुप्त संप्रदाय की युवा पीढ़ी एक प्रतियोगिता कर रही है। ठीक है, इसे आपसी विकास का शिखर सम्मेलन कहा जाना चाहिए। क्या आप रुचि रखते हैं? आपसी विकास का शिखर सम्मेलन। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। युवा पीढ़ी उनके लिए बच्चों का समूह थी। यून कियान ने कहा, मुझे पता है कि आप मजबूत हैं, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यांग ये ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? यून कियान ने समझाया, मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि गुप्त संप्रदाय बाहरी दुनिया के राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बाहरी दुनिया के कई सच्चे प्रतिभाशाली लोग मेरे गुप्त संप्रदाय में हैं। उदाहरण के लिए, विशेषज्ञ मिल्की वे रैंकिंग में पहले स्थान पर है। इस समय वह मेरे गुप्त संप्रदाय में भी है। इसके अलावा कई असाधारण प्रतिभाशाली लोग हैं जो मध्यम ब्रह्मांड के माध्यम से प्रसिद्ध नहीं थे। भाई यांग, क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहते? मिल्की वे रैंकिंग में प्रथम। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने सिर हिलाया, ठीक है, मैं जाकर देखूंगा। वह वैसे भी अपने कमरे में ऊब गया था। यून कियान के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी, लेकिन यह थोड़ा अजीब था। अध्याय 1783 क्षमन जाति। यांग ये यून कियान के पीछे पीछे अभ्यास मैदान तक गया। उस समय मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें बहुत से युवक आपस में बहस और चर्चा कर रहे थे। जब यांग ये और यून कियान वहां पहुंचे तो सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। या अधिक सटीक रूप से कहें तो उनकी निगाहें यून कियान पर टिक गई थीं। यांग ये ने देखा कि उनमें से कईयों की आंखों में खुला स्नेह था। यांग ये ने यून कियान की तरफ देखा। कहने की जरूरत नहीं कि वह वाकई बहुत खूबसूरत थी और वह घमंडी और ठंडी लग रही थी। इसलिए इसने कई पुरुषों को उसे जीतने का मन बना लिया। अचानक यून कियान ने यांग ये की बांह पकड़ ली। इस समय सभी लोग यांग ये को देख रहे थे। यांग ये ने यून कियान को देखा और वह मुस्कुराई, मुझे एक हाथ उधार दो। एक ढाल। इस समय यांग ये को यह कैसे एहसास नहीं हो सका कि वह उसे यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि वह चाहती थी कि वह उसकी ढाल बने। यांग ये इस बात से काफी नाखुश था, क्योंकि उसे परेशानी पसंद नहीं थी। अगर वह उसकी होती तो यह निश्चित रूप से उसके लिए परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन समस्या यह थी कि वह उसकी नहीं थी। यांग ये बोलने ही वाला था कि अचानक दूर से एक आकृति आई। वह आकृति यांग ये की ओर बढ़ी और शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें छोड़ती हुई आगे बढ़ी और फिर एक बड़ी मुट्ठी यांग ये के सिर पर मारी। यह इतना शक्तिशाली था कि यांग ये के चारों ओर का स्थान फट गया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने अपनी मुट्ठी भी घुमाई। टकराना। एक विस्फोट हुआ और वह आकृति 30 मीटर पीछे चली गई। यांग ये ने नजर घुमाई। यांग ये से कुछ ही दूरी पर एक काले रंग का लबादा पहने आदमी खड़ा था। वह आदमी लगभग 25 साल का था और उसके चेहरे से एक हिंसक आभा निकल रही थी। इस समय बाकी सभी लोग आ गए थे और कई लोगों की निगाहें यांग ये पर थीं। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। वह आदमी कौन है? वह वास्तव में अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके मान यू को पीछे धकेलने में सक्षम था। मुझे नहीं पता, लेकिन वह सीनियर सिस्टर यून कियान के बहुत करीब लगता है। यांग ये ने उस आदमी की तरफ देखा और फिर उसने यून कियान की तरफ देखा। अंत में वह समझाना चाहता था। भले ही उसे अपने सामने वाले आदमी से डर नहीं था, लेकिन वास्तव में इस बकवास में बह जाना जरूरी नहीं था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उस आदमी मान यू ने अचानक उस पर उंगली उठाई। यून कियान, जबकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, वह और भी कम योग्य है। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। यून कियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मान यू, यह मेरा व्यवसाय है। मान यू ने यून कियान को नजरअंदाज किया और यांग ये को देखा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन उसे छोड़ दो, अन्यथा तुम एक दिन सूर्योदय नहीं देख पाओगे। यांग ये का चेहरा उतर गया। उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और बस एक हाथ यून कियान की कमर के चारों ओर लपेट लिया और फिर उसने मान यू की आंखों में देखा, मुझे काटो। आसपास शोरगुल गूंज उठा और सभी लोग यांग ये को देखने लगे। यून कियान ने यांग ये को भी देखा। इस समय उसे स्वॉर्ड इमोर्टल सिटी के बाहर का दृश्य याद आ गया। यांग ये ने उन कुछ दिनों में हजारों लोगों का कत्लेआम किया था। यांग ये की बात सुनते ही मन यू के चेहरे पर तुरंत क्रोध छा गया। तो मैं तुम्हें आज रात चांदनी देखने से रोक दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक लंबी कृपाण उसके हाथ में आ गई और फिर उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो यांग यी पर गिरी। जब कृपाण ऊर्जा यांग यी के सिर से सिर्फ 10 सेमी दूर थी, तो वह अचानक रुक गई क्योंकि 2 उंगलियों ने उस पर दबाव डाला था। इस समय सभी दर्शकों के भाव बदल गए थे। यहां तक मान यू की अभिव्यक्ति भी बदल गई थी। यांग ये ने मान यू की आंखों में देखा, तुम मुझे आज रात की चांदनी देखने से रोकोगे? यांग ये ने अचानक कृपाण छोड़ दी और फिर उसने मान यू का गला पकड़ लिया, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती।
उसके बाद यांग ये ने मान यू को जमीन पर पटक दिया। धमाका, जमीन फट गई। मान यू का सिर जमीन में धंस गया और खून चारों तरफ फैल गया। यांग ये ने चुपचाप मान यू की ओर देखा और फिर उसने उसके पेट पर लात मारी। टकराना, मान यू को 3 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। अचानक कड़ाईदार लबादे पहने एक आदमी यांग ये से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। उस आदमी ने यांग ये की तरफ देखा और कहा, क्या यह थोड़ा ज्यादा है? बहुत ज्यादा। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। उसने अभी तक बिल्कुल भी नहीं रोका। वह वास्तव में मुझे मारना चाहता था। सच कहूं तो उसकी जान बख्शकर मैं वाकई दयालु हूं। वह आदमी यांग ये को बहुत देर तक देखता रहा और बोला, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। यांग ये ने उस आदमी की आंखों में देखा और जवाब दिया, बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो तुम खुद को क्या समझते हो? कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसके हाथ में एक काला भाला दिखाई दिया। जैसे ही उसने भाला पकड़ा, उसकी आभा तुरंत तेज और भयंकर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को भेदना चाहता हो। उस आदमी ने हमला नहीं किया और युन कियान को घूरते हुए कहा, अगर मैं उसे मार दूं तो तुम नाराज तो नहीं होगे, है ना? युन कियान ने उस आदमी की ओर देखा और धीरे से बोली, सू यू, बेहतर होगा कि तुम उस पर हमला न करो। सू यू नाम का आदमी हंसा, क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं मार सकता? युन कियान ने सिर हिलाया। बस मुझे देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सू यू मौके पर ही गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह यांग ये के सामने था। उसी समय उसका भाला यांग ये की दिशा में आगे बढ़ा और उसके बाद अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं। यांग ये की निगाहें बर्फीली हो गईं। हालांकि वह एक ठंडे खून वाला व्यक्ति था, लेकिन वह बेतरतीब ढंग से हत्या नहीं करता था। कम से कम वह उन लोगों के साथ परेशानी की तलाश नहीं करेगा जो उसे नाराज नहीं करते। फिर भी अब ये दोनों साथी उसे मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि वह युन कियान के साथ है। बलवान स्वेच्छाचारी होते हैं और कमजोर अपने भाग्य पर निर्भर रहते हैं। यांग यी ने अपने विचारों पर लगाम लगाई और फिर उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। एक पल बाद यहां सब कुछ जम गया। सुयू का भाला यांग ये के माथे से बस कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। यह वहीं रुक गया। इसे बस थोड़ा आगे बढ़ना था और यह यांग ये के सिर को भेद देगा। जहां तक रुकने का सवाल है तो इसका कारण यह था कि भाले के शरीर पर तलवार दबा दी गई थी। अनुभव करना। कुछ क्षण तक शांति रही और फिर अचानक तलवार ने भाले को चीर दिया। सुयू के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उसने जल्दी से भाला छोड़ा और 300 मीटर पीछे चला गया। हालांकि उसका दाहिना हाथ उसके साथ नहीं गया। एक रक्तरंजित हाथ धीरे धीरे हवा से नीचे गिरकर जमीन पर आ गिरा। इस समय यहाँ सभी के भाव बदल गए थे। यहाँ हर कोई यांग ये को देख रहा था। कौन है ये? सबके मन में यही प्रश्न था। इस बीच सू यू ने यांग ये की ओर देखा। कौन? उसने अभी बोलना भी पूरा नहीं किया था कि एक तलवार उसके माथे पर आकर टिक गई और फिर सू यू का शरीर वहीं अकड़ गया। भाई यांग। इस बीच युन कियान अचानक धीरे से बोला, हत्या जरूरी नहीं है। यांग ये ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, बेशक मैं नहीं मारूंगा। बोलने के बाद उसने अपनी तलवार वापस ले ली और फिर उसने सू यू की आंखों में देखा, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो कम प्रोफाइल रखो। सू यू ने चुपचाप यांग ये को देखा। अचानक काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी यांग ये के सामने प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी ने कहा, युवा मास्टर यांग, संप्रदाय के गुरु आपसे मिलना चाहते हैं। यह बात करने की जगह नहीं है, इसलिए मेरे साथ आइए। यांग ये ने सिर हिलाया, ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने युन कियान को देखा, क्षमा करें। वह काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के साथ मौके पर ही गायब हो गया। सू यू ने युन कियान को देखा और पूछा, वह कौन है? युन कियान धीरे से बोली, बहुत पागल व्यक्ति। एक हॉल, उसमें केवल यांग ये, सुम्यू और काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी ही थे। सुम्यू ने कहा, भाई यांग, चलो वहां चलें जहां सिर सील किया गया है। यांग ये ने पूछा, क्या हमें 3 दिन में वहां नहीं जाना था? सुम्यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, कुछ कारणों से हमारे पास इसे आगे लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कोई समस्या नहीं है, है ना? यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, बेशक। सुम्यू ने थोड़ा सिर हिलाया, तो चलो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और यांग ये के साथ वहीं गायब हो गया। उन्हें एक विशाल पर्वत के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। पर्वत बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि यह रक्त के लाल प्रतीकों और जंजीरों से ढका हुआ था। जंजीरें खंभों की तरह मोटी थीं और बहुत ज्यादा थीं। यांग ये ने पूछा, सिर वहां है? सुम्यू ने सिर हिलाया, यह पहाड़ के बीचों बीच है। आओ। सुम्यू प्रवेश द्वार की ओर चला गया। यांग ये ने सुम्यू पर नजर डाली और उसका पीछा किया। उन्हें पहाड़ में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने देखा कि पहाड़ का हृदय भी अजीब रक्त लाल प्रतीकों से भरा हुआ था। यह एक गठन था। इसके अलावा यह एक अत्यंत शक्तिशाली संरचना थी। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और वह सतर्क हो गया। इस बीच क्यूं क्यू की आवाज अचानक यांग ये के दिमाग में गूंज उठी, यह जगह साधारण नहीं है।
सावधान रहना। यांग ये ने पूछा, यह क्या है? क्योंग क्यू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे शमन जाति की बुरी आभा का एहसास हो रहा है। शामन जाति? यांग ये ने पूछा, वह क्या है? क्योंग क्यू ने उत्तर दिया, एक अत्यंत दुर्जय जाति। वह एक क्षण के लिए रुका और बोला, तुम्हारे पास जो वारगॉड की भुजा है उसका मालिक शमन जाति से था। यांग ही अवाक रह गया। अचानक सू म्यू रुक गया और फिर वह मौके पर ही गायब हो गया। जिस क्षण वह गायब हुआ, आसपास के रक्त लाल प्रतीक अचानक चमक उठे और फिर यांग ये के चारों ओर अदृश्य ऊर्जा की असंख्य लहरें दिखाई दी। बच्चे, अब तुम बच नहीं सकते। इस बीच क्यूंग क्यू ने गंभीरता से कहा, हाहा, मैं संतुष्ट हूं। यह शरीर बुरा नहीं है, यह वास्तव में बुरा नहीं है। हा। अचानक पहाड़ के भीतर से पागल हंसी गूंजी और फिर पूरा पहाड़ हिंसक रूप से कांपने लगा। अध्याय 1784 नियंत्रण पर कब्जा। यांग ये ने धीरे से अपना दाहिना हाथ कस लिया। एक फंदा। इस समय उसे यह कैसे एहसास नहीं हुआ कि गुप्त संप्रदाय ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। वे उसे यहाँ सिर को सील करने में मदद करने के लिए नहीं लाए थे, उन्होंने सिर के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची थी। अचानक यांग यी से कुछ ही दूरी पर एक सिर दिखाई दिया। सिर पर कोई बाल नहीं था और उसके ऊपर रोशनी का एक काला गोला था। इसके अलावा उसके दोनों तरफ 2 अंगुल मोटी जंजीरें लपेटी हुई थीं और उन्होंने उसे कसकर जकड़ रखा था। मुखिया ने यांग यी को जलती हुई निगाहों से देखा और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुंवारी लड़की पूरी तरह से नग्न सुंदरता को देख रही हो। अचानक सू म्यू यांग ये से ज्यादा दूर नहीं दिखाई दी। यांग ये ने सू म्यू को देखा, संप्रदाय गुरु सू, कम से कम एक अज्ञानी मौत मरने से बच जाओ। सू म्यू एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने सिर की ओर देखा, वह वैसे भी भागने वाला है। यहां तक कि लकड़ी की तलवार भी उसे अब नहीं रोक सकती। यांग ये ने पूछा, तो? सू म्यू ने आगे कहा, भले ही वह भागने वाला है, लेकिन अगर मेरा गुप्त संप्रदाय हमारे पूरे संप्रदाय की ताकत को एक साथ लाता है, तो हम उसे अपंग कर पाएंगे, भले ही हम उसे मार न सकें। हालांकि वह ऐसा नहीं चाहता है और न ही मेरा गुप्त संप्रदाय। इसलिए हमने एक समझौता किया। उसके लिए एक जहाज खोजें और वह अपनी आत्मा की कसम खाएगा कि एक बार जब उसके पास एक नया जहाज होगा तो वह गुप्त संप्रदाय को छोड़ देगा और फिर कभी मेरे गुप्त संप्रदाय के साथ परेशानी की तलाश नहीं करेगा। यांग ये ने कहा, तो तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। सू म्यू ने सिर हिलाया, हमें डर था कि तुम मानकों पर खरे नहीं उतर पाओगे, इसलिए हमने तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद करने का फैसला किया। अब ऐसा लगता है कि वह बहुत संतुष्ट है। हाँ। मुखिया अचानक यांग ये को बिना पलक झपकाए घूरते हुए हंसने लगा, यह जहाज बहुत बढ़िया है। उसकी इच्छाशक्ति और दिमाग मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलवार दाव में उसकी उपलब्धियां खराब नहीं हैं। बुरी नहीं, वाकई बुरी नहीं। यांग ये ने प्रमुख की अनदेखी की और सू म्यू को देखा, क्या तुम सच में उस पर विश्वास करते हो? सू म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा गुप्त संप्रदाय स्वाभाविक रूप से उस पर अपनी सारी उम्मीदें नहीं लगाएगा। अगर वह अपनी बात से मुकर जाता है, तो मेरे गुप्त संप्रदाय के पास स्वाभाविक रूप से एक बैकअप योजना होगी। बच्चे, अचानक मुखिया ने सू म्यू को देखा, एक बैकअप योजना? अगर मैं घायल नहीं होता, तो इस तरह के 100 संप्रदाय भी मेरे सामने कुछ नहीं होते। सू म्यू ने उदासीनता से कहा, दुर्भाग्य से आप बुरी तरह घायल हो गए हैं। मेरे पूर्वज को लगता है कि हमारे लिए एक दूसरे से लड़ना और मारना व्यर्थ है। इसलिए हम आपको एक नया जहाज खोजने और छोड़ने में मदद करने के लिए तैयार हैं। यह मेरे गुप्त संप्रदाय की ईमानदारी और आपके प्रति दृष्टिकोण का प्रदर्शन है। आपका क्या? मुखिया ने सू म्यू को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं भागने में सफल रहा, तो मैं गुप्त संप्रदाय के साथ परेशानी में नहीं पड़ूंगा। चिंता मत करो, हालांकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं झूठ बोलने से घृणा करता हूं। सू म्यू ने थोड़ा सिर हिलाया और यांग ये की ओर देखा, क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? मुखिया के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक लकीर उभर आई, क्या मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूं, अगर मैं सच्चे लोक में एक चींटी से भी नहीं निपट सकता? सू म्यू ने हल्का सा सिर हिलाया, शुभकामनाएं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे वहीं गायब हो गए। केवल यांग यी और उसका मुखिया ही यहाँ बचे। मुखिया ने यांग ये की आंखों में देखा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं विरोध नहीं करता। क्योंकि यह व्यर्थ है और यह बेहद दर्दनाक होगा। यांग ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, क्या हम एक सौदा कर सकते हैं? मुखिया ने जवाब दिया, सौदा? आओ, मुझे इसके बारे में बताओ। यांग ये ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगी, और तुम मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। ठीक है, मेरी मदद करो। उसके मुंह के कोनों पर तिरस्कार झलक रहा था, तुम अपनी क्षमता को बहुत ज्यादा आंकते हो। ये जंजीरें और यहाँ की संरचना इस ब्रह्मांड से नहीं है। इन्हें गुप्त संप्रदाय की उस महिला ने बड़े ब्रह्मांड से नीचे लाया था। तुम्हारी ताकत इन जंजीरों या संरचना को तोड़ने में पूरी तरह से असमर्थ है। यांग ये ने कहा, शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ। यह जरूरी नहीं है।
मुखिया ने उदासीनता से कहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊं तो भी मुझे कोई जहाज ढूंढना होगा, नहीं तो मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाऊंगा। हालांकि आम लोग मेरे द्वारा पकड़े जाने को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन तुम कर सकते हो, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, क्या तुम सचमुच पुनर्विचार नहीं करोगे? बेशक। जैसे ही प्रमुख ने बोलना समाप्त किया, एक शक्तिशाली चूषण बल ने यांग ये को घेर लिया और यांग ये को प्रमुख की ओर खींच लिया। यांग यी स्वाभाविक रूप से वहां खड़े होकर खुद को पकड़े जाने की अनुमति नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपनी तलवार उठाई और उसे घुमाया। धमाका। तलवार की ऊर्जा की एक किरण हवा में फट गई और चूषण बल तुरंत अलग हो गया, लेकिन चूषण बल को फिर से प्रकट होने में बस एक पल लगा। उसके बाद चूषण बल असंख्य लोहे के धागों की तरह लग रहा था, जिसने यांगे को खींचा और धीरे धीरे उसे सिर की ओर खींच लिया। यांगे की अभिव्यक्ति शांत थी। उसने लकड़ी की तलवार को अपनी बाईं मुट्ठी में पकड़ लिया और उसे घुमाया। एक पल में तलवार की ऊर्जा का एक भंवर चमक उठा और फिर चूषण बल तुरंत टुकड़ों में कट गया। उसी समय यांगे की आकृति पीछे की ओर उछली। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? कितनी हास्यास्पद बात है। जब उसने यांगे को भागने की कोशिश करते देखा तो उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक थी और फिर यांगे के चारों ओर की जगह परतों में सिकुड़ गई। वहां की जगह मोटी धातु के असंख्य टुकड़ों की तरह थी जो धीरे धीरे यांगे पर दबाव डाल रही थी। यांगे ने अपनी तलवार उठाई और उसे उस जगह पर घुमाया जो उस पर दबाव डाल रही थी, और वह जगह एक पल में कट गई। उसके बाद यांगे के सामने एक स्थानिक दरार दिखाई दी। ठीक उसी समय जब वह स्थानिक दरार में प्रवेश करने वाला था, उसके सामने का स्थान अचानक सामान्य हो गया। उसी समय वहां से एक भयावह ऊर्जा की लहर फूटती हुई ज्वालामुखी की तरह बाहर निकली। टकराना। यांगी को बार बार पीछे की ओर धकेला गया और उसे वहीं धकेल दिया गया जहां वह कुछ देर पहले खड़ा था। तलवार दाव में आपकी उपलब्धियां खराब नहीं हैं। अचानक प्रमुख बोला, कहने की जरूरत नहीं है, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। यांगे ने सिर को देखने के लिए मुड़कर देखा और अपनी सांस बर्बाद नहीं की। एक पल बाद सिर के सामने एक तलवार दिखाई दी। हालांकि जैसे ही वह सिर के सामने पहुंची, शक्तिशाली बल की एक लहर यांगे की तलवार से टकराई। टकराना। एक विस्फोट हुआ और फिर यांगी एक किमी दूर जा गिरा। बहुत कमजोर। इस बीच मुखिया ने कहा, भले ही तुम्हारी ताकत खराब न हो, फिर भी यह मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक बच्चे की तरह कमजोर है। भले ही मैं अभी सीलबंद हूं, लेकिन तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। विरोध करना बंद करो, मेरा जहाज बन जाओ, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। यांगे के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। मैं बिना लड़े मरना नहीं चाहता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांगे के सामने एक काली तलवार की छाती दिखाई दी। एक पल बाद उसने सिर की ओर गोली चलाई। उसी समय प्रकाश की 6 काली किरणों ने तुरंत सिर को घेर लिया। हिस 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 हिस। कुछ ही देर बाद 6 तलवारों ने सिर के आसपास की जगह को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया। हालांकि सिर पूरी तरह से सुरक्षित था। यह बहुत अजीब था, क्योंकि जिस जगह पर वह रहता था उसे काट दिया गया था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मुखिया ने अपना उपहास बिल्कुल भी नहीं छिपाया, तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। यांगे ने सिर को बहुत देर तक देखा और फिर कहा, प्रबुद्ध क्षेत्र। जब उसकी तलवार की मंशा प्रबुद्ध रैंक प्राप्त कर ली, तो उसने देखा कि उसकी तलवार की मंशा अब अंतरिक्ष में मौजूद नहीं थी। इसके बजाय यह अंतरिक्ष से परे चली गई थी। इसलिए भले ही अंतरिक्ष बिखर गया हो, उसकी तलवार की मंशा प्रभावित नहीं होगी। अब सिर एक समान स्थिति में था। यह सच्चे क्षेत्र और प्रबुद्ध क्षेत्र के बीच का अंतर था। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। कुछ देर की खामोशी छा गई और फिर यांगे ने अचानक अपनी मध्यमा और तर्जनी उंगलियों को एक साथ दबाया और फिर उन्हें सिर की दिशा में टैप किया। एक पल में तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़ी, लेकिन सिर के होठों के कोनों पर अभी भी एक ठंडी और हास्यास्पद मुस्कान थी। हालांकि जब तलवार की ऊर्जा उसके सामने आई तो उसका भाव बदल गया। टकराना। एक धमाका हुआ और फिर सिर 30 मीटर दूर जाकर गिरा, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। मुखिया ने यांगे को देखा, प्रबुद्ध रैंक पर तलवार और वध का इरादा। मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका। यांगे ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका। एक पल में वह प्रकाश की किरण में बदल गया जो सिर की ओर बढ़ गई। यह 2 प्रकार के इरादों से प्रगाढ़ प्रकाश की किरण थी। हालांकि वह सिर से लगभग 1 मीटर की दूरी पर ही पहुंचा था कि रहस्यमयी ऊर्जा की एक लहर उससे टकराई। धमाका। रोशनी बिखर गई और यांगी 300 मीटर दूर जा गिरा। जैसे ही उसने खुद को रोका, उसके मुंह के कोने से खून की धार बह निकली। मुखिया ठंडी हंसी हंसा, क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है? जारी रखो। यांगे ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और फिर वह वहीं गायब हो गया। वह लगभग 10 किलोमीटर दूर था जब उसकी आकृति फिर से दिखाई दी। तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? मुखिया ठंडे स्वर में हंसा और फिर शक्तिशाली बल की एक लहर ने आसपास के वातावरण को ढक लिया और यांगे की ओर बढ़ गई।
यह बहुत तेज थी और इसने तुरंत यांग ये को घेर लिया। इस बीच यांग ये ने अपनी तलवार को बिना रुके तेजी से लहराया और प्रकाश की किरणें लगातार चमकने लगीं। एक क्षण में तलवार की ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई और अंतरिक्ष टुकड़ों में कट गया। ठीक इसी तरह यांग ये विरोध करता रहा। एक गुप्त कमरे में यहाँ 3 लोग थे, लिन वेयांग, लिंग शियू और सुमियू। उनके सामने प्रकाश की एक स्क्रीन तैर गई और उस पर यांग यी और प्रमुख के बीच लड़ाई का दृश्य था। लिंग शियू ने अचानक कहा, प्रतिरोध बेकार है। सुमियू ने कहा, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी अपनी किस्मत को स्वीकार नहीं करता। लिंग शियू ने कहा, दुर्भाग्य से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुमियू ने सिर हिलाया और प्रकाश की स्क्रीन पर नजर डाली। लिन वेयांग ने बिना पलक झपकाए यांग ये को देखा और चुप रहे। इस बीच पहाड़ के बीचों बीच लगभग 1 घंटा बीत चुका था और यांग ये ने अंततः प्रतिरोध करना बंद कर दिया था। इस समय यांग ये रहस्यमयी ऊर्जा के एक धागे से घिरा हुआ था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। वह बस कातिल निगाहों से सिर को देखता रहा। मुखिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, आखिरकार मैं अंदर जा सकता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह काली रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गया जो यांग ये के माथे में प्रवेश कर गई। उसी समय यांग ये के मुंह के कोनों पर एक अगोचर चाप बन गया। अध्याय 1785 मेरी शैली कम है। उसके शरीर पर नियंत्रण। मुखिया यांग ये के शरीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन यांग ये को सबसे कम किस बात का डर था? दूसरों द्वारा उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश। क्योंकि आदिकालीन शिवालय उसके भीतर निवास करता था, इसलिए यह कहा जा सकता था कि उसका मन और आत्मा उसके द्वारा सुरक्षित थे और उसके शरीर पर नियंत्रण पाने का एकमात्र तरीका यह था कि पहले आदिकालीन शिवालय को नष्ट कर दिया जाए। अतीत में उसे आदिकालीन शिवालय के बारे में स्पष्ट समझ नहीं थी, लेकिन अब उसे समझ आ गई थी। आदिकालीन शिवालय विशाल ब्रह्मांड का एक खजाना था और यह बिल्कुल दुर्जेय था। संक्षेप में, उसे इस पर पूरा भरोसा था। उसके सामने जो सिर था, वह आदिकालीन शिवालय को नष्ट करने में पूरी तरह असमर्थ था। कम से कम, वह अभी तो ऐसा नहीं कर सकता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने पहले क्यों विरोध किया था, तो वह इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मुखिया को संदेह हो। आखिरकार, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी सामान्य व्यक्ति विरोध करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता और मुखिया को अपने ऊपर नियंत्रण करने देता, तो मुखिया के संदिग्ध हो जाने की पूरी संभावना थी। उस समय मुखिया पहले उसे मार देगा, फिर उसका शरीर लेगा और तब वह मुसीबत में पड़ जाएगा। मुखिया को संदेह होने से बचाने के लिए यांग यी ने जवाबी हमला किया था, लेकिन उसने अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल नहीं किए थे। अब मुखिया चेतना के सागर में प्रवेश कर चुका था। ठीक जब सिर नियंत्रण हासिल करने वाला था, शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर ने उसे आदिकालीन पैगोडा में पहुंचा दिया। जब वह आदिकालीन शिवालय में पहुंचा तो मुखिया दंग रह गया। उसने आसपास के माहौल को देखा, मैं कहाँ हूँ? अचानक क्यों क्यों उसके सामने प्रकट हुई और उस पर एक उदासीन नजर डाली। तुम अनुमान लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुखिया ने क्यों को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्यों, तुम 4 राक्षस राजाओं में से एक हो। क्यों, क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों ने दोहराया, आप अनुमान लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुखिया का चेहरा बदल गया। अचानक उसने फिर से भौहें सिकोड़ी। नहीं, यह तुम्हारा मुख्य शरीर नहीं है, यह एक क्लोन है। क्यों ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और जमीन पर लेट गई। उपेक्षा के कारण मुखिया का चेहरा ठंडा पड़ गया और शक्तिशाली आभा की एक लहर क्यों पर टूट पड़ी। क्यों ने अपना पंजा उठाया और उसे आगे की ओर पटक दिया। टकराना। जैसे ही दोनों सेनाएं आपस में टकराईं, एक जोरदार धमाका हुआ। मुखिया फिर से हमला करने वाला था, लेकिन क्यों ने अचानक कहा, अगर मैं तुम होते तो मैं चुपचाप बैठ जाता। चुप हो जाओ। क्या चुप रहना ही मेरा तरीका है? मुखिया ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और फिर बुरी ऊर्जा की एक लहर यहां प्रकट हुई। इस बार क्यों ने कुछ नहीं किया और बस वहीं लेटा रहा। ठीक उसी समय जब ऊर्जा क्यों से टकराने वाली थी, शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर आसमान से उतरी और बुरी ऊर्जा से टकराए। धमाका। एक जोरदार विस्फोट हुआ और बुरी शक्तियां एक क्षण में नष्ट हो गईं। मुखिया का भाव बदल गया। उसने आसमान की ओर देखा और फिर उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। थोड़ी देर बाद उसने क्यों को देखा, मैं बाहरी अंतरिक्ष या सभी चीजों के नियमों को क्यों नहीं समझ पा रहा हूं? यह कौन सी जगह है? क्यों ने सिर की ओर देखा, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक शब्द भी नहीं बोला। अचानक सफेद रोशनी की एक किरण चमकी और फिर स्ट्रोई अपनी बाहों में लकड़ी की तलवार लेकर उनके सामने प्रकट हुई। स्ट्रोई ने सिर की ओर देखा और बार बार पलकें झपकाईं, जबकि उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। लकड़ी की तलवार को देखकर मुखिया का चेहरा क्रूर हो गया और फिर शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर स्ट्रोई और लकड़ी की तलवार की ओर टूट पड़ी। यह दृश्य देखकर स्ट्रोई की आंखें खुली की खुली रह गईं। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि हेड उस पर हमला करेगा। जहां तक क्यों का प्रश्न है, उसने अपनी आंखें खोली और सिर की ओर देखा
और उसकी निगाहों में दया की झलक थी। प्रिमोडियल पैगोडा में स्ट्रोई और जीर को नाराज करना एक भयानक विचार था, क्योंकि वे दोनों पैगोडा के बहुत करीब थे। शायद यह यांग यी की मदद न करे, लेकिन प्रिमोडियल पैगोडा निश्चित रूप से दो छोटे साथियों की मदद करेगा। जैसे ही सिर ने हमला किया, आकाश से शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर उतरी। अंत में वह सिर से टकरा गई। टकराना, धमाका। सिर 10 किलोमीटर दूर जाकर जमीन से टकराया। जैसे ही वह जमीन से टकराया, एक बड़े क्षेत्र में जमीन फट गई, जैसे कि भूकंप आ गया हो। सिर एकदम स्तब्ध था। अचानक ऊर्जा की एक और लहर उतरी और सिर से टकराए। धमाका। सिर को पुनः 10 किलोमीटर दूर ले जाकर विस्फोट किया गया। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। आकाश से ऊर्जा की एक और लहर उतरी। इस बार सिर आसमान में उछला और फिर उसके भीतर से शक्तिशाली शक्ति की एक लहर बह निकली। एक पल में पूरे आकाश में जगह हिंसक रूप से हिल गई और ऐसा लगा कि यह किसी भी क्षण ढह जाएगा। क्यों क्यों ने अपना सिर हिलाया, आगे बढ़ो, जारी रखो। कुछ देर के लिए आकाश में सन्नाटा छा गया और फिर आकाश से शक्तिशाली ऊर्जा की असंख्य लहरें उतरीं। वे तुरंत सिर के ऊपर पहुंच गईं। धमाका। जैसे ही वे सिर से निकलने वाली ऊर्जा के संपर्क में आए, सिर की ऊर्जा तुरंत नष्ट हो गई, इससे पहले की ऊर्जा की वे तरंगें सिर से टकराती। टकराना। सिर आसमान से नीचे गिरा और उसे जमीन पर धंसने में बस एक क्षण ही लगा। स्ट्रोई ने क्यू को देखा और उसके सिर की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूछ रही हो कि सिर क्या कर रहा है। क्यू ने स्ट्रोई की ओर देखा और कहा, वह स्वर्ग की अवहेलना कर रहा है। स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं और अपने पंजे हिलाने लगी। क्यू ने उसे बहुत देर तक देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। स्ट्रोई अवाक रह गई। गड़गड़ाहट। अचानक दूर से कई धमाके गूंजने लगे। रहस्यमयी ऊर्जा की लहरें सिर पर वार कर रही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिर ने वास्तव में यहाँ की जगह को बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश की थी, और इससे स्पष्ट रूप से आदिकालीन शिवालय क्रोधित हो गया था। आदिकालीन शिवालय को क्रोधित करने के परिणाम बहुत गंभीर थे। बाहरी दुनिया के एक गुप्त कमरे में लिन वेयांग और बाकी लोग स्क्रीन पर यांग ये की आकृति को बिना पलक झपकाए देखते रहे। लिंग शियू ने धीरे धीरे भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? उसकी तरफ से कोई हरकत क्यों नहीं हुई? सुम्यू कुछ कहने ही वाला था कि यांग ये का चेहरा बिगड़ने लगा। इतना ही नहीं, उसका शरीर भी हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो उसे कोई भयानक दर्द हो रहा हो। लिंग शियू ने जब यह देखा तो उसकी उदासी धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। आदिकालीन शिवालय में यातना अभी भी जारी थी। प्राइमोडियल पैगोडा रुका नहीं था और लगातार आसमान से शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें उतरीं और सिर से टकराईं। इस दौरान सिर ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। इसके अलावा प्राइमोडियल पैगोडा के लगातार हमलों के कारण सिर वास्तव में ईथर में बदलने लगा। इस बीच क्यू ने कहा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपनी गलतियां स्वीकार करता। मुखिया उग्रता से बोला, अपनी गलतियां स्वीकार करूं? भगवान शमन राजा के अलावा कौन मुझे मेरी गलतियां स्वीकार करवा सकता है? शक्तिशाली ऊर्जा की एक और लहर उसके सिर के ऊपर आकर गिरी। टकराना। उसे 10 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। क्यू ने सिर हिलाया, तुम्हारे पास रीढ़ है। 15 मिनट बाद अचानक सिर हवा में उड़ गया। जब क्यू ने सोचा कि सिर वापस लड़ने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने वाला है, तो उसने अचानक कहा, रुको, बस बहुत हो गया। मैं अपनी गलतियां मानता हूं। मैं मानता हूं कि मैं गलत था। क्यू अवाक रह गया। जब मुखिया ने बोलना समाप्त किया तो आकाश धीरे धीरे शांत हो गया। इस बीच यांग ये यहाँ प्रकट हुआ। यह स्वाभाविक रूप से उसका मुख्य शरीर नहीं बल्कि एक क्लोन था। यांग ये ने मुखिया की ओर देखा, अरे, हम फिर मिलेंगे। यांग ये को देखते ही मुखिया का चेहरा एकदम से उदास हो गया। तुम शुरू से ही चाहते थे कि मैं अंदर आ जाऊं, और तुमने सिर्फ इसलिए विरोध किया ताकि मैं यहाँ आ जाऊं, है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, बिल्कुल। मुखिया ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक बच्चे से धोखा खाऊंगा। बहुत बढ़िया। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और पूछा, यह कौन सी जगह है? अभी मुझ पर किसने हमला किया? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैं इसका उत्तर देने से इनकार करता हूं। मुखिया की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह काफी देर तक यांग ये को देखता रहा और फिर उसने कहा, बच्चे, चाहे यह जगह कैसी भी हो, मुझे जाने दो और जो बीत गया सो बीत गया। वरना। अचानक यांग ये ने सिर हिलाया और बीच में कहा, मुझे लगता है कि आपको अपनी मानसिकता को समायोजित करना चाहिए, अन्यथा हम अच्छी तरह से संवाद नहीं कर पाएंगे। मुखिया ने यांग ये को घूरते हुए कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? यांग ये मुस्कुराए, यह बहुत सरल है। यांग ये के चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मैं तुम्हें मारने से कैसे रोकूं, या फिर कैसे मुझे तुम्हें मारने से रोकूं। यही वह बात है जिसके बारे में तुम्हें अभी सोचना चाहिए। तुम मुझे मारना चाहते हो। मुखिया के मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई। इस ब्रह्मांड में कुछ भी मुझे नहीं मार सकता।
यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वह भी मुझे नहीं मार सकती। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। यांग ये ने बोलना समाप्त करते ही अपना हाथ हिलाया। टकराना। ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर सिर पर टूट पड़ी। धमाका। सिर 10 किलोमीटर दूर जाकर फटा। हालांकि यह यहीं खत्म नहीं हुआ। ऊर्जा की एक के बाद एक लहरें उठती रहीं। करीब 15 मिनट बाद मुखिया की आवाज अचानक गूंजी, बच्चे रुको, इसे रोको, चलो बातें करते हैं, चलो बातें करते हैं। क्यों ने सिर हिलाया, तुम्हारे पास वास्तव में रीढ़ है। करीब आधे घंटे बाद यांग ये ने अचानक पहाड़ के बीच में अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, लिनवेयांग और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। अचानक यांग ये ने एक गहरी सांस ली और उग्रता से बोला, मैं आखिरकार आजाद हूं। हा। अध्याय 1786 5 कुलों की चिंताएं। सुम्यू को यांग ये के सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा। सुम्यू ने यांग ये की तरफ देखा। इस समय यांग ये की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर पागलपन भरा भाव था। यह स्पष्ट था कि वह सामान्य नहीं दिख रहा था। सुम्यू ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, बधाई हो। यांग ये ने सुम्यू को शत्रुतापूर्ण नजर से देखा और उसमें हत्या की स्पष्ट मंशा थी। सुम्यू को इसकी उम्मीद थी और वह शांत रही। क्या तुम अपनी बात से पीछे हटने की योजना बना रहे हो? यांग ये ने सुम्यू को बहुत देर तक देखा और फिर मुस्कुराया, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, आज से मैं बीती बातों को भूल जाऊंगा। वह पलटा और चला गया। अचानक 2 महिलाएं उसके सामने प्रकट हुईं। वे लिन वेयांग और लिंग शियू थीं। यांग ये ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और उदासीनता से उनकी ओर देखा। लिन वेयांग अचानक यांग ये के पास गया, उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी दिल की धड़कन बहुत तेज है। ऐसा क्यों है? यांग ये ने आगे की ओर देखा। वे एक दूसरे से सिर्फ एक हथेली की दूरी पर थे। इस समय वे एक दूसरे को साफ तौर पर सूंघ सकते थे। यांग ये ने उसे देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, यहाँ का माहौल तनावपूर्ण हो गया। लिंग वेयांग की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। इस बीच यांग ये ने अचानक एक कदम पीछे लिया और कंधे उचकाए, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? आओ, करो। अगर तुम पहला कदम उठाओगे तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। हमला। लिन वेयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा गुप्त संप्रदाय अपने वचन से पीछे नहीं हटता। इसलिए कृपया आगे बढ़ो। यांग ये ने हंसते हुए उनकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच में हमला नहीं करने वाले हो? क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? लिन वेयांग ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम आप पर इतना हमला करें? यांग ये ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सच कहूं तो मैं वास्तव में ऐसा करता हूं। हालांकि मेरे पास आप सभी पर समय बर्बाद करने का समय नहीं है। उसकी आकृति चमकी और वहीं गायब हो गई। यांग ये के चले जाने के बाद कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और फिर लिंग शियू ने अचानक कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। लिन वेयांग ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर उसने यांग ये की दिशा की ओर देखा। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां ढीली की, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक चाप बना हुआ था। दिलचस्प। पहाड़ के केंद्र से बाहर निकलने के बाद यांग ये के माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया। वह पहले काफी चिंतित था, क्योंकि वह रहस्यमयी मुखिया नहीं था। अगर उन्होंने यह देखा, तो बहुत संभावना थी कि वे उस पर हमला कर देंगे। लेकिन उनकी मौजूदा ताकत उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी। सौभाग्यवश ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यांग ये गुप्त संप्रदाय में नहीं रहा। उसने जितनी जल्दी हो सका उसे छोड़ दिया। गुप्त संप्रदाय के बाहर यांग ये ने मुड़कर असीम पर्वत श्रृंखला पर नजर डाली। वह जानता था कि यह इसका अंत नहीं था। यांग ये ने अपने विचारों पर काबू पाया, पीछे मुड़ा और चला गया। लेकिन वह कुछ दूर ही गया था कि कुछ बूढ़े आदमी उसके सामने आ गए। वे सभी चौथे चरण के सच्चे दायरे के विशेषज्ञ थे। वे यांग यी से काफी परिचित थे और उन्हें उनकी पहचान याद करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनमें से एक यंग कबीले से था और बाकी वांग और लू कबीले से हो सकते हैं। यांग ये ने उनकी तरफ देखा और मन ही मन ठंडी हंसी हंसने लगा। उन्होंने वाकई मुझे मारने का प्रयास नहीं छोड़ा है। यांग ये। इस बीच समूह का नेतृत्व करने वाला बूढ़ा आदमी ठहाके लगाकर हंसा, तुम सच में गुप्त संप्रदाय में थे? हमें लगा कि तुम चले जाओगे। यांग ये धीरे धीरे उनकी दिशा में चलने लगा और बूढ़ा आदमी हंसा, हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सौभाग्य से तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। तो आज होगा। अचानक बूढ़े आदमी ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका शरीर अकड़ गया था और फिर उसका गला फट गया। एक क्षण बाद वहां से खून की एक धार निकली और उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसके शरीर से गिर गया। अन्य लोग इससे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत यांग ये की ओर देखा, लेकिन यांग ये अभी भी चल रहा था। इससे वे भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह निश्चित रूप से यांग यी था, लेकिन वे वास्तव में यह भी नहीं देख पाए थे कि उसने यह कैसे किया। इस बीच यांग ये ने एक बूढ़े आदमी को देखा।
उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और वह पीछे हटने को तैयार हो गया। लेकिन अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें अविश्वास भर गया। कुछ ही देर बाद उसका गला फट गया और उसके बीच का छेद और भी बड़ा होता गया। अंत में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सकना खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। अंतिम दो विशेषज्ञ इस दृश्य को देखकर दंग रह गए और वे पीछे मुड़कर भाग गए। भाग जाना। इस समय उनकी मानसिक सुरक्षा के अंतिम हिस्से भी पूरी तरह से ढह चुके थे। लेकिन वे 300 मीटर दूर भी नहीं जा पाए थे कि एक प्रकाश की किरण चमक उठी। एक क्षण बाद लगभग 300 मीटर दूर एक सिर हवा में उड़ गया। उसके बाद प्रकाश की एक और किरण चमकी और दूसरे विशेषज्ञ का सिर हवा में उड़ गया। इस बीच यांग ये ने हिलना बंद कर दिया था। यांग ये चुपचाप अपने सामने 4 सिरों को देख रहा था। वास्तव में जबकि यह इतनी आसानी से पूरा हो गया था, उसने जो भी हमला किया वह एक पल का झटका था और उनमें कई कानूनों की ऊर्जा समाहित थी। यह कहा जा सकता है कि हर हमला उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। वास्तव में अगर उसने अपने प्रबुद्ध रैंक इरादे और ग्रैंड टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग किया तो चौथे चरण के सच्चे दायरे के विशेषज्ञों की बात तो दूर, उसके पास छठे चरण के सच्चे दायरे के विशेषज्ञ को भी मारने का बहुत अच्छा मौका था। आखिरकार वह सीक्रेट सेक्ट में बिताए समय के बाद वैसा नहीं रहा। यांग ये ने अपने विचारों पर काबू पाया, आसपास के वातावरण पर नजर डाली और वहीं गायब हो गया। यांग ये के गायब होने के लगभग 3 सांसों के बाद एक समूह अचानक प्रकट हुआ, जहां यांग ये कुछ देर पहले था। समूह का नेतृत्व यंग कबीले के कुलपति यंग किंग कर रहे थे और उनके साथ वांग, लू किन और ली कबीले के कुलपति भी थे। इसके अलावा उनके पीछे 30 अन्य सच्चे दायरे के विशेषज्ञ भी थे। यंग किंग और अन्य लोगों के चेहरे पर बेहद भद्दे भाव थे जब उन्होंने अंतरिक्ष में तैरते हुए सिर देखे। वे यांग यी के गुप्त संप्रदाय छोड़ने की खबर मिलते ही तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ही वार में सब मारे गए। लू युनतियान ने गंभीरता से कहा, उसकी ताकत और भी मजबूत हो गई है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। यांग ये और भी मजबूत हो गया था। यह स्वाभाविक रूप से उनके लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वे सभी जानते थे कि यांग ये एक बहुत ही प्रतिशोधी व्यक्ति था और वह निश्चित रूप से अपना बदला लेने के लिए आएगा। अब यांग ये और यांग लियांशुंग ने यांग कबीले के सदस्यों को छिपा दिया था। दूसरे शब्दों में, उन्हें अब किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक बार जब वे बदला लेने के लिए आए तो यह उनके लिए दुःस्वप्न बन जाएगा। उनके समूह में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा और फिर यंग किंग अचानक बोली, क्या हमारे पास यांग कबीले के बचे हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी है? लू युनटियन ने अपना सिर हिलाया। फैक्डा सिटी के नीचे एक बहुत बड़ा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन था, लेकिन यह एक तरफा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। इसके अलावा इसे नष्ट कर दिया गया है, इसलिए हम उन्हें खोजने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि उन्हें मध्यम ब्रह्मांड की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। यंग किंग ने गहरी सांस ली और दूसरों की ओर देखा। हर कोई, इस समय मुझे लगता है कि आप सभी उस स्थिति को समझते हैं जिसमें हम हैं। हमारे और यांग कबीले के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमें एकजुट रहना चाहिए। अन्यथा यह बहुत संभव है कि वे हमें एक एक करके कुचल दें। बाकी लोगों ने भी अपनी सहमति प्रदर्शित करने के लिए सिर हिलाया। इस बीच यंग किंग ने कहा, अब से हमारे सभी 5 कबीले संपर्क बनाए रखेंगे और हमारे बीच टेलीपोर्टेशन संरचनाएं स्थापित करेंगे। अन्य 4 कबीले उन सभी कबीलों का समर्थन करेंगे जिन पर हमला किया जा रहा है। लू युनटियन ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं। अन्य लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। यंग किंग ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। इस समय उसकी आंखों में चिंता थी। कुछ देर की खामोशी के बाद यंग किंग ने अचानक कहा, इस क्षण से अपने कुलों के सभी सच्चे क्षेत्र विशेषज्ञों को वापस बुलाओ। अगर यह संभव है तो अपने पूर्वजों से भी बंद कमरे में साधना करने के अपने स्थानों को छोड़ने के लिए कहो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे वहीं गायब हो गए। यहाँ का माहौल तुरंत दमनकारी हो गया। तूफान आ रहा था। तारों भरे आकाश में यांग ये अपनी तलवार पर तेजी से उड़ रहा था। वह एक उल्कापिंड की तरह था जो तारों भरे आकाश में से निकल रहा था। कुछ समय बीतने के बाद यांग ये एक ग्रह के सामने पहुंचा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक महिला उसके सामने प्रकट हुई। यह यांग लियांशुंग था। यांग लियांशुंग ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम मर गए हो। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। यांग लियांशुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आओ, तुम्हारी पत्नियां और दूसरे लोग तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हैं। यांग ये ने सिर हिलाया। उसे यांग लियांशुंग के साथ एक प्राचीन शहर के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। शहर के बाहर खड़े होकर उसने कहा, इस शहर का निर्माण हमारे यांग कबीले के एक मुखिया ने बहुत समय पहले किया था। सिर्फ यांग कबीले के मुखिया ही इसके बारे में जानते थे। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? यांग ये ने यांग लियांशुंग को देखा। आखिरकार उसने सामान्य तरीकों से कुलपति का पद प्राप्त नहीं किया था।
यांग शियाओ ने उसे इन रहस्यों के बारे में कभी नहीं बताया होगा। वह मुस्कुराए और एक मुहर वापस ले ली। यह यांग कबीले के मुखिया की पहचान का प्रतीक है और हमारे यांग कबीले के कई रहस्य इसके भीतर दर्ज हैं। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। चलो चलें। यांग लियानशुंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर वे प्राचीन शहर में प्रवेश कर गए। अध्याय 1787 झूंग वेइरन की ताकत। प्राचीन शहर। शहर बहुत बड़ा नहीं था, या सटीक रूप से कहें तो यह बहुत छोटा था। यह 30 किलोमीटर से भी कम चौड़ा था और इसमें बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ केवल यांग कबीले के कुछ मुख्य व्यक्ति ही थे। यांग लियानशुंग ने केवल यांग कबीले के मुख्य लोगों को ही निकाला था। बाकी लोगों के लिए उसे उन्हें साथ लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यंग कबीला और वे दूसरे कबीले आम लोगों के खिलाफ काम नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से निरर्थक था। इसके अलावा वे लोग एक दुनिया की नींव थे और यंग कबीले का गठबंधन उन दुनियाओं की नींव को नष्ट नहीं करेगा जिन पर उन्होंने कब्जा किया था। यह ऐसा था जैसे कि एक सम्राट बार बार बदल सकता है, लेकिन लोग हमेशा वही रहते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी सिंहासन पर बैठे, जब तक उस व्यक्ति के पास थोड़ा दिमाग है, वह आम लोगों के खिलाफ काम नहीं करेगा। जैसे ही यांग ये शहर में दाखिल हुआ, दो छोटे बच्चे दौड़कर उसके पास आए। वे लेई लिन और जुएर थे। यांग ये ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और दोनों को एक एक जोरदार चुंबन दिया। वह मुस्कुराया, जुएर, लेई लिन, क्या तुम्हें मेरी याद आई? जुएर ने तुरंत सिर हिलाया, मैंने किया। लेई लिन ने भी सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यांग ये हंसा और फिर वह उन्हें अपनी बाहों में लेकर वहीं गायब हो गया। एक कमरे में सु किंगशी और अन्य लोग यहाँ थे, लेकिन झूंग वेइरन यहाँ नहीं था। सु किंगशी ने यांग ये की ओर देखा और धीरे से बोली, तुम फिर से मजबूत हो गए हो। यांग ये ने उसका हाथ थाम लिया और थोड़ा सिर हिलाया, मैं थोड़ा भाग्यशाली था, इसलिए मैं पहले से थोड़ा मजबूत हूँ। आप सभी के बारे में क्या? आप कैसे हैं? उसने धीरे से जवाब दिया, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लियानशुंग हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम तुम्हारे बारे में थोड़ा चिंतित थे। हालांकि ऐसा लगता है कि हमारी चिंताएं अनावश्यक थीं। यांग ये ने उसके हाथ को धीरे से चुटकी काटी और फिर उसने किन शियू, लू वान, एर और अन्य लोगों को देखा, क्या तुम्हें मेरे साथ होने का अफसोस है? उन्होंने अपना सिर हिलाया और किन शियुए ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, हम सब एक परिवार हैं, तो ऐसा कुछ क्यों पूछना? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं ऐसी बातें फिर कभी नहीं कहूंगी। इस बीच सु किंगशी ने अचानक कहा, ठीक है, वेइरन सच्चे क्षेत्र में आक्रमण कर रहा है। सच्चा क्षेत्र? यांग ये चकित था, वह भी सच्चे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। क्या उसने अभी अभी चरम क्षेत्र प्राप्त नहीं किया है? सु किंगशी ने सिर हिलाया, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में उत्कृष्ट है। उसने आकाशगंगा प्रणाली के मध्यम ब्रह्मांड में पहुंचते ही तुरंत ज़ेनिथ दायरे को प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं लगता कि वह वहां रुक सकती है। यांग ये ने एक पल के लिए सोचा। वास्तव में यह समझ में आया, झूंग वेइरन सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी, वह एक ऐसी महिला थी जिसके बारे में दाओवादी की पोशाक में बूढ़ा आदमी बहुत सोचता था। आत्मिक ऊर्जा की कमी के कारण वह मेराक सिस्टम में पुनर्जन्म क्षेत्र में रुक गई थी। अब यहाँ उस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के आधार पर उसके लिए जीनित क्षेत्र और यहाँ तक कि सच्चे क्षेत्र को प्राप्त करना बहुत सामान्य था। यह कहा जाना चाहिए कि यदि वह आकाशगंगा प्रणाली के मध्यम ब्रह्मांड में पैदा हुई होती, तो वह संभवतः कम से कम सच्चे क्षेत्र के 5वें चरण में होती। यांग ये ने अपने विचारों को रोका और सु किंगशी को देखा, वह कहाँ है? सु किंगशी ने उत्तर दिया, खेती के कमरे। मैं जाकर देखूंगा। यांग ये बोलते ही वहीं गायब हो गया। शहर के नीचे कई साधना कक्ष थे और वे विशेष रूप से यांग कबीले के शिष्यों के साधना करने के लिए बनाए गए थे। एक साधना कक्ष में एक सुंदर वस्त्र पहने एक महिला अपनी आंखें बंद करके जमीन पर पैर मोड़कर बैठी थी। उसके हाथ उसकी छाती के सामने एक अजीब सी मुहर में मुड़े हुए थे और उसके दाहिने हाथ पर एक काला परशु था। यह झूंग वेइरन था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली, तुम यहाँ हो। कुछ देर बाद यांग ये उसके सामने आया। वह उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारा आभामंडल। उसने उसकी ओर देखा, मैंने तुम्हारा आभामंडल महसूस किया। यांग ये ने हंसते हुए उसे देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक आने में देर नहीं लगी, क्या तुमने सच्चा क्षेत्र प्राप्त कर लिया है? उसने सिर हिलाया, मैंने इसे अभी कुछ समय पहले ही हासिल किया है। उसने अचानक अपने दाहिने हाथ से परशु पकड़ लिया, चलो मुकाबला करते हैं। यांग ये ने एक पल सोचा और सिर हिलाया, ठीक है। एक क्षण बाद वह खड़ी हुई और फिर उसका फरसा यांग यी की दिशा में गिर पड़ा। यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसकी ताकत ने एक बार उसे अभिभूत कर दिया था। उसके हाथ में एक तलवार आ गई और फिर उसने उसे ऊपर की ओर उछाला। टकराना। जैसे ही वे संपर्क में आए, एक विस्फोट हुआ और फिर यांग यी 30 मीटर दूर जा गिरा। एक बार उसने खुद को रोका और अपने बाएं हाथ की ओर देखा। इस समय वह कांप रहा था। वह बहुत मजबूत है। यांग ये ने उसकी ओर देखा, यह बेजोड़ ताकत है। नहीं,
रुको, यह थोड़ा अलग है, जून वेइरन ने अचानक कहा, यह बेजोड़ ताकत का चरम संस्करण है। यांग ये हैरान था, द ब्रिंक संस्करण। उसने सिर हिलाया, यह अभी भी बेजोड़ ताकत है, लेकिन जब इसे छोड़ा जाता है तो यह चरम पर होती है। इसलिए, इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मैं समझ गया, यांग ये ने सिर हिलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बेजोड़ ताकत का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। गंभीरता से लड़ो। इस बीच, वह अचानक बोली, पीछे मत हटो। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि तलवार की नोक उसके माथे के सामने आ गई थी। इस बीच, उसका सिर अचानक बगल की ओर चला गया और तलवार से बच गया। उसी समय, उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और 10 मीटर पीछे तैर गई। उसके बाद, वह अचानक यांग ये के ऊपर दिखाई दी और फिर परशु पहाड़ की तरह यांग ये की ओर नीचे गिर गया। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। उसने अपनी हथेली घुमाई और उसकी तलवार ऊपर की ओर उठी। अद्वितीय शक्ति। उन्होंने बेजोड़ ताकत का भी इस्तेमाल किया था। झनकार, धातु के टकराने की आवाज गूंजी और फिर यांग ये 30 मीटर दूर जा गिरा। जैसे ही उसने खुद को रोका, जून वेइरन उसके सामने आ गया और फिर उसका परशु उसकी ओर बढ़ गया। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने जल्दी से अपना बचाव करने के लिए अपनी तलवार उठाई। झनकार, यांग ये को 60 मीटर दूर से उड़ा दिया गया। जैसे ही उसने खुद को रोका, जून वेइरन फिर से हमला करने वाला था, लेकिन उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक पल बाद, अचानक उसके माथे से सिर्फ 10 सेमी की दूरी पर एक तलवार दिखाई दी। यह बहुत तेज और अचानक था। हालांकि, वह कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं थी। हालांकि वह बहुत सदमे में थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत साफ था। जिस क्षण तलवार उसके माथे पर वार करने वाली थी, उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया जैसे कि उसकी कमर टूट गई हो और इससे वह यांग ये के हमले से बच गई। उसी समय, उसने उसके पैर को नीचे की ओर थपथपाया और उसके और यांग ये के बीच कुछ दूरी बनाने के लिए 100 मीटर से अधिक दूर चला गया। अचानक, यांग ये उसके सामने प्रकट हुआ और फिर उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई, जबकि उसकी तलवार उस पर गिर पड़ी। जून वेइरन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उनमें गंभीरता का भाव दिखाई दिया। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसने अपने बचाव के लिए दोनों हाथों से हलबर्ट को उठाया। झनकार, एक दूसरे के संपर्क में आने पर उनके हथियार हिंसक रूप से हिलने लगे और फिर जून वेइरन को 100 मीटर दूर धकेल दिया गया। उसका आकार अभी भी नहीं रुका था कि यांग ये बिना आवाज किए उसके पीछे प्रकट हुआ और फिर एक तलवार उसकी गर्दन पर वार कर गई। हालांकि वह यांग ये की गति से बहुत हैरान थी, फिर भी वह बहुत शांत रही। उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और मौके पर घूमने के लिए काउंटरफोर्स पर भरोसा किया। उसी समय, उसने अपनी पीठ की ओर क्षैतिज रूप से अपना हालबर्ड लहराया। इस बीच, यांग ये की तलवार ने अचानक अपनी दिशा बदल ली। यह वार करने की बजाय वार करने लगी और यह भाले से टकराई जो यांग ये की ओर बढ़ गया। झनकार, एक धमाका हुआ। तलवार और फरसा जोर से हिले और फिर दोनों को बार बार पीछे की ओर धकेला गया। लेकिन उन्हें सिर्फ एक पल के लिए पीछे धकेला गया था कि वे फिर से एक दूसरे पर टूट पड़े। धमाका, एक बहरा करने वाला धमाका हुआ। पूरा भूमिगत कमरा हिंसक रूप से कांप उठा, इससे पहले कि यांग ये और जून वेइरन फिर से अलग हो गए। इस बार, उन्होंने एक दूसरे पर फिर हमला नहीं किया। जून वेइरन ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर धीरे से बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी ताकतवर हो। वह एक पल के लिए रुकी और बोली, तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है ना? यांग ये ने सिर हिलाया। उसने वास्तव में ऐसा नहीं किया था। अगर वह ग्रैंड टेलीपोर्टेशन तकनीक और उसके इरादों का इस्तेमाल करता तो वह उसके हमलों को सहन नहीं कर पाती। हालांकि, जून वेइरन की ताकत ने उसे वास्तव में चौंका दिया था। क्योंकि जब वह ट्रू रियल्म के केवल पहले चरण में थी, तो उसकी लड़ाकू ताकत 5वें चरण के ट्रू रियल्म विशेषज्ञ से बिल्कुल भी कम नहीं थी। जून वेइरन ने अपना सिर हिलाया जब उसने यांग ये को सिर हिलाते हुए देखा, तुम वास्तव में इतनी जल्दी बड़े हो जाते हो। यांग ये उसके पास गया और बोला, मुझे यकीन है कि तुम जानती हो कि मैं इतनी जल्दी क्यों बड़ा हो गया हूं। मेरे पास वह खजाना है। अगर तुम्हारे पास यह है, तो तुम निश्चित रूप से मुझसे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ोगी। दरअसल, यह सब प्राइमोडियल पैगोडा की बदौलत ही संभव हो पाया कि वह इतने कम समय में अपनी ताकत को मौजूदा स्तर तक सुधार सका। अगर उसके पास यह नहीं होता, तो वह जल्दी से सच्चा क्षेत्र भी हासिल नहीं कर पाता, प्रबुद्ध पद की तो बात ही छोड़िए। जून वेइरन ने अपना सिर हिलाया, हर किसी के अपने अपने सौभाग्यपूर्ण अनुभव होते हैं। सौभाग्यपूर्ण अनुभव एक पहलू है, लेकिन कड़ी मेहनत उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही उस शिवालय ने आपकी बहुत मदद की हो, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब तक, आपने जो दुख सहा है, वह निश्चित रूप से कई लोगों द्वारा अपने जीवन काल में सहे गए दुखों से कहीं ज्यादा है। यांग ये ने अतीत के बारे में सोचा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह सच था, उसने वास्तव में अतीत में बहुत कष्ट झेले थे, खासकर जब उसने अपने शरीर की साधना की थी। यह वास्तव में एक भयानक अनुभव था।
यांग ये ने अपना सिर हिलाया और जून वेइरन को देखा। वह मुस्कुराया, चलो इस सब के बारे में बात नहीं करते। मैं। अचानक यांग ये और जून वेइरन के हाव भाव बदल गए और फिर वे साधना कक्ष में गायब हो गए। उन्हें शहर के ऊपर आसमान में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस समय यांग लियांशुंग भी हवा में थी और उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ अंतरिक्ष की ओर देखा। यांग ये ने पूछा, क्या यंग कबीले का गठबंधन हमें ढूंढ लाया है? यांग लियांशुंग ने अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं लगता कि ये वे हैं। यांग ये ने ऊपर तारों वाले आकाश की ओर देखा। अंतरिक्ष में एक बिंदु थोड़ा कांप रहा था और फिर धीरे धीरे वहां का स्थान खुल गया। अध्याय 1788 योजनाएं। एक विशाल कृपाण के साथ एक महिला को स्थानिक दरार से धीरे धीरे बाहर आने में अधिक समय नहीं लगा। उसकी छवि यांग ये के समूह की ओर घूम गई और फिर उसने यांग ये को देखा और मुस्कुराई, बच्चे, बहुत समय हो गया मिलते हुए। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप होंगे। वह कोई और नहीं बल्कि सुअर पर सवार युवती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ आएगी। युवती मुस्कुराई, क्या आप आश्चर्यचकित हैं? यांग ये ने सिर हिलाया, बहुत आश्चर्य हुआ। तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? यांग लियांशुंग ने भी उसकी ओर देखा, क्योंकि यांग ये का सवाल वही सवाल था जो वह पूछना चाहती थी। सुअर पर सवार युवती ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी, इसका अंदाजा लगाओ। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वह मुस्कुराई, क्या तुम्हें वह वर्ल्डमैन स्टोन याद है जो मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें दिया था? वर्ल्डमैन स्टोन? यांग ये ने सिर हिलाया। उसे स्वाभाविक रूप से यह याद था क्योंकि यह उसका दूसरा डेंटियन था। हालांकि जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती गई, यह अब वास्तव में उपयोगी नहीं रहा। इस बीच उसने कहा, भले ही उसने इसे तुम्हें दे दिया हो, लेकिन उसने अपने और वर्ल्डमैन स्टोन के बीच आध्यात्मिक संबंध नहीं तोड़ा। इसलिए वह इसे महसूस कर सकती है और इस तरह जान सकती है कि तुम कहाँ हो। मैं समझ गया। यांग ये मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वर्ल्डमैन स्टोन था जिसने उसे उजागर किया था। सुअर पर सवार युवती ने अचानक पूछा, आप हमें दोष नहीं देंगे, है न? यांग ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने उत्तर दिया, हमारे मंडप मास्टर आपकी मदद करने और आपके साथ यांग कबीले में जाने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन हम अंत में नहीं गए। ओह, वह। यांग ये ने हंसते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा शायद कोई कारण होगा कि तुम क्यों नहीं आए, है न? भले ही वह नेदर पवेलियन के मालिक को अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन नेदर पवेलियन का मालिक अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं लग रहा था। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने सिर हिलाया, हम इसलिए नहीं आए क्योंकि हमें मंडप मास्टर शाओसियो के ठिकाने के बारे में खबर मिली थी। शाओसियो? यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, आप सभी उसे क्यों खोजना चाहते हैं? सुअर की सवारी करने वाली युवती एक पल के लिए चुप हो गई और बोली, वह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में वह कभी भी नेदर पवेलियन की स्थापना नहीं करना चाहती थी और वह केवल उन अनाथों को लेती थी जिनसे वह मिलती थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने अधिक से अधिक अनाथों को लिया। अंत में उसने बस नेदर पवेलियन बनाया और उसने हम सभी को उसे अपना पवेलियन मास्टर मानने के लिए कहा ताकि भविष्य में कोई भी हमें परेशान न करे। वह एक पल के लिए रुकी और बोली, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात किसी से हुई और उस व्यक्ति ने उसे मार्शल डाओ के दूसरे पहलू को जानने का मौका दिया। इसलिए उसने कुछ इंतजाम किए और चली गई। हम उसे इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या वह अभी भी जिंदा है या बड़े ब्रह्मांड में है। अगर वह वहां ऊपर है तो हम उसे वहां ढूंढेंगे, अगर वह मर चुकी है। नहीं, वह निश्चित रूप से मरी नहीं है। यांग ये ने कहा, वह आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने सिर हिलाया, बहुत जरूरी है। मैं दो कारणों से आपसे मिलने आई हूं। सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। इसलिए हमारी सबसे बड़ी बहन ने हमें स्वर्ग स्तंभ पर्वत पर जाने के दौरान आपकी मदद करने के लिए कहा है। हम। यांग ये ने पूछा, आप ही अकेले नहीं आए हैं? नेदर मैडन और बाकी लोग भी यहाँ हैं? सुअर पर सवार युवती ने जवाब दिया, हाँ। हमारी सबसे बड़ी बहन, दूसरी बहन और तीसरी बहन के अलावा बाकी सभी यहाँ हैं। हालांकि वे यहाँ अंदर नहीं आए, वे बाहर हैं। नेदर मैडन और बाकी लोग यहाँ हैं। यांग ये को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने हमेशा उन्हें अच्छे दोस्तों की तरह माना था। अब जब उसने सुना कि वे उसकी मदद करने के लिए यहाँ हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से खुश था। यांग ये को इस समय कुछ सूझा और फिर उसने सुअर की सवारी करने वाली युवती को देखा। इस मध्यम ब्रह्मांड के विशेषज्ञ मेराक सिस्टम के विशेषज्ञों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। आपकी मौजूदा ताकत। धमाका। इस बीच अचानक एक शक्तिशाली आभा उसके अंदर से निकली और उसने यांग ये को लगभग 100 मीटर पीछे से उड़ा दिया। यांग ये ने सुअर की सवारी करने वाली युवती की ओर देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। तुम सच्चे क्षेत्र में हो? क्या बकवास है, तुम वास्तव में सच्चे क्षेत्र में हो क्या? वह अप्रसन्नता से बोली, केवल तुम ही सच्चे क्षेत्र में हो सकते हो।
यांग ये ने अपना सिर हिलाया, नहीं। मेरा मतलब है कि मेराक सिस्टम में पुनर्जन्म क्षेत्र से आगे बढ़ना संभव नहीं है ना? उसने जवाब में सिर हिलाया, मेराक सिस्टम में यह असंभव है, लेकिन यहाँ नहीं। हमने मेराक सिस्टम में खेती नहीं की, हमने इसे मिल्की वे सिस्टम में किया। वास्तव में यह सब आपकी बदौलत है। यांग ये हैरान था, तुम्हारा क्या मतलब है? इस बीच यांग लियांशुंग अचानक बोला, अतीत में 8 कुलों को पता चल जाता था कि कोई भी शक्ति मध्यम ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वे चुपके से अंदर आने में सक्षम थे क्योंकि आपने यहां आने के बाद मध्यम ब्रह्मांड को अराजकता में फेंक दिया था। 8 कुलों ने हाल ही में किसी भी अन्य तुच्छ मामलों पर ध्यान नहीं दिया है। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने यांग लियांशुंग की ओर देखा और सिर हिलाया, बिल्कुल। उसने यांग ये को देखा और आगे कहा, हम सभी बहनों में असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा है। एक बार जब हम पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो क्या साधना के उच्च क्षेत्रों में प्रवेश करना आसान नहीं होगा? यांग ये के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। यह तो बहुत आसान था, लेकिन यह समझ में आया क्योंकि वे सभी असाधारण प्रतिभाशाली थे। अगर उन पर कोई सीमा नहीं होती, तो उनके लिए साधना के उच्च क्षेत्रों में प्रवेश करना बेहद आसान था। असीम ब्रह्मांड में अनगिनत राक्षसी प्रतिभाएं थीं। नेदर मैडन और अन्य लोग कितने प्रतिभाशाली थे। यांग ये ने अपने विचारों पर लगाम लगाए और सुअर की सवारी करने वाली युवती को देखा, तुमने कहा था कि तुम 2 कारणों से यहाँ हो। दूसरा कारण क्या है? स्वर्ग स्तंभ पर्वत। वह गंभीरता से बोली, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ स्वर्ग स्तंभ पर्वत पर आएं। क्यों? यांग ये हैरान था। स्वॉर्ड इमोर्टल सिटी की वह महिला चाहती थी कि वह भी उसके साथ जाए, और वे भी यही चाहते थे। इसलिए वह वास्तव में इस बात से हैरान था। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने गंभीरता से कहा, स्वर्ग स्तंभ पर्वत मध्यम ब्रह्मांड को बड़े ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह बड़े ब्रह्मांड तक जाने का मार्ग है और वहां पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। हालांकि केवल 2 प्रकार के लोग ही बड़े ब्रह्मांड में चढ़ सकते हैं। यांग लियांशुंग अचानक बोला, उनमें से एक वे लोग हैं जिनके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली ताकत है। वे बलपूर्वक वहां चढ़ सकते हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार मध्यम ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के दसियों हजार वर्षों में केवल 8 लोगों ने ही ऐसा किया है। वे 8 कुलों के संस्थापक हैं। यांग ये ने पूछा, दूसरे प्रकार के बारे में क्या? यांग लियांशुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग आपको पसंद करते हैं। यांग ये और भी हैरान हो गया, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने बताया, वास्तव में मुझे अभी अभी सब कुछ समझ में आया है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वे यहाँ आपके पास मौजूद लकड़ी की तलवार की वजह से हैं। वह लकड़ी की तलवार इस माध्यम ब्रह्मांड से नहीं है। यांग ये ने कहा, थोड़ा और विशिष्ट बनो। यांग लियांशुंग काफी देर तक चुप रहा और बोला, स्वर्ग स्तंभ पर्वत एक बहुत ही भयानक जगह है, और यह हमारे मध्यम ब्रह्मांड में सबसे भयानक जगह है। सुअर पर सवार युवती ने सिर हिलाकर कहा, यह सचमुच बहुत भयानक है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, बात को घुमाना बंद करो, ठीक है। यांग लियांशुंग ने यांग ये को देखा, यदि आपके पिता मरे नहीं हैं और बड़े ब्रह्मांड में नहीं हैं, तो यह बहुत संभावना है कि वह स्वर्ग स्तंभ पर्वत पर हों। यांग ये हैरान था, क्यों? क्योंकि यह छठे चरण के सच्चे क्षेत्र के विशेषज्ञों की आशा है। यांग लियांशुंग ने समझाया, बड़े ब्रह्मांड में चढ़ने का एकमात्र रास्ता स्वर्ग स्तंभ पर्वत के माध्यम से है। हर 10 साल में वहां अवरोध कमजोर हो जाता है। उनके लिए बड़े ब्रह्मांड में चढ़ने का यह सबसे अच्छा अवसर है। इसलिए अनगिनत बूढ़े और छोटे राक्षस वहां इकट्ठे हुए हैं। उदाहरण के लिए, आप जैसे लोग जो सच्चे क्षेत्र के छठे चरण में नहीं हैं, लेकिन उनके पास समान शक्ति है। वह एक क्षण के लिए रुकी और बोली, वहां केवल मध्यम ब्रह्मांड से आए स्थानीय साधक ही नहीं रहते, वहां अन्य पुराने साधक और यहां तक कि प्राचीन साधक भी रहते हैं। जब अवरोध नहीं था, तब वे बड़े ब्रह्मांड में नहीं चढ़े थे। अब वहां एक शक्तिशाली अवरोध है, और जिन्होंने अवरोध बनाया है, वे स्पष्ट रूप से उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए उनके पास इसके कमजोर होने तक प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यांग ये बोलने ही वाली थी कि यांग लियांशुंग ने उसे देखा, ये तो सबसे भयानक अस्तित्व भी नहीं है। सबसे भयानक बात यह है कि बड़े ब्रह्मांड से विशेषज्ञ और राक्षस समय समय पर उतरते हैं। बेशक उनमें से ज्यादातर अपने मुख्य शरीर के साथ नहीं उतरते, लेकिन अगर यह उनका क्लोन भी है, तो भी यह बेहद भयानक है। उदाहरण के लिए, क्यूओंग क्यू जो आपके भीतर है। यांग ये ने यांग लियांशुंग को देखा, तुम इतना क्यों जानते हो? मुझे मत बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम यांग कबीले के मुखिया हो। उसने आंखें घुमाई, मैं अमर काले फीनिक्स की वजह से बहुत कुछ जानती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि वह क्यों मरी? यांग ये ने पूछा, क्यों? यांग लियांशुंग ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि वह स्वर्ग स्तंभ पर्वत से गुजरने में असफल रही। क्या वह भी असफल हो गई? यांग ये हैरान रह गई। आखिरकार यह एक प्राचीन दिव्य जानवर था, और यह बेहद भयानक जानवरों में से एक था। यांग लियांशुंग ने अपना सिर हिलाया, वास्तव में वह बहुत घमंडी थी। क्योंकि जब उसने वहां से निकलने की कोशिश की तो वह घायल हो गई। इसके अलावा उसने ऐसा तब नहीं किया जब अवरोध सबसे कमजोर था।
तो यही कारण है। यांग ये ने सिर हिलाया और पूछा, तो फिर आप यह क्यों कहते हैं कि मेरे जैसे लोग बड़े ब्रह्मांड में चढ़ सकते हैं? लकड़ी की तलवार। इस बीच सुअर की सवारी करने वाली युवती ने कहा, बड़ी बहन स्वर्ग स्तंभ पर्वत पर गई है और कुछ जानकारी एकत्र की है। एक तलवार बड़े ब्रह्मांड से नीचे गिरी और यह अवरोध को भेद गई। हालांकि यह एक सिर के साथ गायब हो गई। उसने यांग ये को देखा और आगे कहा, लेकिन अब खबर है कि तलवार तुम्हारे पास है, इसलिए अब तुम मुसीबत में हो। क्योंकि स्वर्ग स्तंभ पर्वत में बहुत से लोग उस तलवार की तलाश कर रहे हैं। या अधिक सटीक रूप से कहें तो वे तुम्हें खोज रहे हैं। इसलिए बड़ी बहन ने हमें तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा है। समझे? मैंने पहले जिस परेशानी के बारे में बात की थी वह उन कबीलों की नहीं बल्कि यह है। गुप्त संप्रदाय। यांग यी की अभिव्यक्ति काफी भद्दी हो गई। यहां तक एक मूर्ख भी जान जाएगा कि यह गुप्त संप्रदाय ही था जिसने खबर फैलाई थी। गुप्त संप्रदाय उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। अध्याय 1789। ठीक है, हम एक एक करके लड़ेंगे। लकड़ी की तलवार। लकड़ी की तलवार पहले से ही गुप्त संप्रदाय के पास थी, इसलिए गुप्त संप्रदाय ने दुनिया को अपनी मौजूदगी की घोषणा करने की हिम्मत नहीं की। या यूं कहें कि वह ऐसा करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि गुप्त संप्रदाय लकड़ी की तलवार के रहते हुए बड़े ब्रह्मांड के विशेषज्ञों से सौदे कर सकता था और कुछ अकल्पनीय खजाने हासिल कर सकता था। उनके मन लालच से घिरे हुए थे। अंत में गुप्त संप्रदाय अपने हाथों में आई मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिर इतना मजबूत होगा, और लकड़ी की तलवार को सिर से सील कर दिया गया था। अब सिर गुप्त संप्रदाय को छोड़ चुका था और लकड़ी की तलवार भी उसके साथ चली गई थी। इसलिए दुनिया को इसकी उपस्थिति की घोषणा करने से गुप्त संप्रदाय को उसे मारने के लिए दूसरों का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह बड़ी मुसीबत में था, जब तक कि उसने लकड़ी की तलवार नहीं सौंप दी। इस बीच सुअर की सवारी करने वाली युवती ने कहा, अब स्वर्ग स्तंभ पर्वत से विशेषज्ञ भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पास लकड़ी की तलवार होने से उनके सफल होने की संभावना अधिक होगी। इसलिए यह एक ऐसा प्रलोभन है जिसका वे विरोध नहीं कर सकते। इस बीच यांग लियांशुंग ने कहा, यह वास्तव में बहुत परेशानी वाली बात है। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने यांग ये को देखा, अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? छिपना। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैं छिप नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो वे निश्चित रूप से मुझे ढूंढने के तरीके सोचेंगे। उदाहरण के लिए यांग कबीला। वे मुझे धमकाने के लिए यांग कबीले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यांग लियांशुंग ने कहा, वे हमें कम समय में नहीं ढूंढ पाएंगे। यांग ये ने पूछा, लेकिन वे हमें देर सबेर ढूंढ ही लेंगे, है ना? यांग लियांशुंग ने सिर हिलाया, वे सभी बेजोड़ विशेषज्ञ हैं, और इस तथ्य के साथ कि यंग कबीला और अन्य कबीले हमें निशाना बना रहे हैं, वे हमें खोजने में सक्षम होंगे, भले ही वे मध्यम ब्रह्मांड में हर दुनिया की खोज करने की सबसे सरल विधि का उपयोग करें। भले ही इसमें बहुत अधिक समय और ऊर्जा खर्च होगी, लेकिन यह छठे चरण के सच्चे दायरे के विशेषज्ञों के लिए बस थोड़ा सा है। यांग ये मुस्कुराई, तो मैं छिप नहीं सकती। इसके अलावा मैं कुछ समय के लिए छिप सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए नहीं छिप सकती, है ना? सुअर पर सवार युवती ने पूछा, तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? यांग यी के मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई, मैंने हमेशा यह माना है कि केवल हत्या ही हत्या को समाप्त कर सकती है। यांग लियांशुंग ने अचानक कहा, मुझे आपको याद दिलाना होगा कि उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। यांग ये ने उदासीनता से कहा, तो क्या मुझे लकड़ी की तलवार सौंप देनी चाहिए और उनसे जाने देने की विनती करनी चाहिए? यांग लियांशुंग चुप हो गया। इस बीच यांग ये ने कहा, हर कोई मरता है, मैं उनसे नहीं डरता। बोलते हुए उसने उन दोनों की ओर देखा, चलो अब इस बात को एक तरफ रख देते हैं, मैं एक बड़ा कदम उठाने का इरादा रखता हूँ। यांग लियांशुंग ने यांग ये को देखा, तुम्हारा क्या मतलब है? यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, यंग कबीले और दूसरे कबीले इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं इस मामले को ऐसे ही कैसे छोड़ सकता हूँ? यांग लियांशुंग ने यांग ये की ओर देखा, तो उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान धीरे धीरे भयंकर हो गई, तो मैं यंग कबीले से मिलने का इरादा रखता हूँ। यांग लियांशुंग ने सिर हिलाया, मैं इस विचार का समर्थन करता हूँ, चलो चलें। यांग ये बोलते ही वहीं गायब हो गया। जून वेरन, यांग लियांशुंग और सुअर पर सवार युवती उसके साथ मौके पर ही गायब हो गए। स्वर्ग उजाड़ महाद्वीप। स्वर्ग उजाड़ शहर। यद्यपि यांग ये ने अतीत में स्वर्ग विनाश शहर को नष्ट कर दिया था, फिर भी इसे पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया था। हालांकि यांग यी द्वारा छोड़े गए शब्द अभी भी इसकी दीवारों पर मौजूद थे। यंग किंग ने इसे वहीं छोड़ने के लिए कहा, और यह स्वाभाविक रूप से इसलिए था ताकि यंग कबीले के वंशजों को यंग कबीले द्वारा झेले गए अपमान का एहसास हो सके। दोपहर। ओह! अचानक शहर के ऊपर आसमान में तलवार की चीख गूंजी, और फिर आसमान से तलवार की ऊर्जा की एक किरण उतरी। यह बहुत तेज थी और तुरंत शहर में जा गिरी। धमाका। शहर को तुरंत दो भागों में काट दिया गया।
इस अचानक हमले से स्वर्ग के विनाश शहर में हर कोई हैरान रह गया। इस बीच शहर के ऊपर आसमान में एक आवाज गूंजी, यंग कबीले, मैं वापस आ गया हूं। इस समय सभी ने आकाश की ओर देखा और हरे वस्त्र पहने एक आदमी अचानक वहां प्रकट हुआ। यांग ये, यह यांग ये था। यांग ये को देखकर अनगिनत लोगों के चेहरे पर भाव आ गए। यांग ये स्वाभाविक रूप से उनके लिए एक अपरिचित चेहरा नहीं था, क्योंकि यह यांग ये ही था जिसने कई बार स्वर्ग विनाश शहर को नष्ट किया था। इस बीच 20 से अधिक शक्तिशाली आभाएं आसमान में उठी और फिर यंग किंग का समूह यांग ये से ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिया। इस समय यंग किंग की अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी। वह अभी बोलने ही वाला था कि यांग ये ने अचानक अपनी तलवार उठाई और उसे नीचे के शहर की ओर घुमाया। अनुभव करना, तलवार की ऊर्जा की एक लहर हवा में फैल गई। धमाका, शहर में एक और विशाल खड्ड उभर आई। यांग ये ने यंग क्विंग की ओर देखा, क्या मैंने तुम्हें इसकी मरम्मत बंद करने के लिए नहीं कहा था? यंग किंग ने यांग ये को घूर कर देखा, एक पल के लिए चुप हो गया और फिर वह वहीं गायब हो गया। उसी समय आभा की एक शक्तिशाली लहर यांग ये पर टूट पड़ी। यांग ये ने अपनी तलवार उठाने और उसे घुमाने में भी संकोच नहीं किया। टकराना, आभा तुरंत ही बिखर गई और यंग क्विंग 1 किलोमीटर दूर तक उड़ गई। यह दृश्य देखकर यहां मौजूद हर किसी के हाव भाव बदल गए। यंग किंग के हाव भाव भी बदल गए थे। उसने यांग ये की तरफ देखा और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। तुम सच में अब इतनी ताकतवर हो? वह जानता था कि यांग ये और भी ताकतवर हो गई है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये सच में इतनी ताकतवर होगी। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई, मैं वापस आऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आकार तारों भरे आकाश की ओर उठ गया। यंग किंग दंग रह गया और फिर उसने कहा, उसे भागने मत दो, उसे 100 सांसों तक व्यस्त रखो। दूसरे कुलों के विशेषज्ञ 100 सांसों के समय में यहां आ जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यांग ये का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा। यंग कबीले के अन्य 21 विशेषज्ञ भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तारों भरे आकाश में यांग ये अचानक रुक गया। जैसे ही वह रुका, यंग किंग का समूह उसके सामने प्रकट हो गया। यंग क्विंग ने यांग ये को घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? अचानक यांग ये के सामने का स्थान हिंसक रूप से हिल गया और फिर कुछ महिलाएं उसके सामने प्रकट हुईं। वे थे झूंग वेरन, यांग लियांशुंग, सुअर पर सवार युवती, विस्मृति युवती, अधोलोक युवती, छाया युवती, प्रकाश युवती, बर्फ युवती, सीमा युवती और आक्रोश युवती। वे सभी सच्चे लोक में थे। यह देखकर यंग किंग और अन्य लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए। यह एक घात था। पीछे हटो। यंग किंग ने पीछे हटने का आदेश देने में कोई संकोच नहीं किया। इस बीच महिला मौके पर ही गायब हो गई और फिर एक विशाल क्षेत्र में जगह हिंसक रूप से हिल गई। उसके बाद वहां एक अदृश्य अवरोध दिखाई दिया। यंग किंग और अन्य जो अंतरिक्ष से भाग रहे थे, उन्हें अवरोध ने रोक दिया। लेकिन जब वे अवरोध को नष्ट करने ही वाले थे, उल्टा करो, एक धीमी सी आवाज गूंजी। एक पल में आसपास का स्थान कांपने लगा और फिर यंग किंग और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके अंदर की ऊर्जा उनके शरीर से बाहर निकल रही थी। यंग क्विंग और अन्य लोगों ने नेदर मैडन को देखा और फिर यंग क्विंग ने उस पर हमला कर दिया। आइस सील। अचानक आइस मैडन ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में उसके सामने का स्थान जम गया और अंतरिक्ष के जमे हुए विस्तार को यंग किंग के समूह तक फैलने में बस एक पल लगा। हालांकि वे सभी चौथे और पांचवें चरण के सच्चे दायरे के विशेषज्ञ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। हालांकि इसने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस बीच सुअर पर सवार युवती अचानक अपने हाथ में विशाल कृपाण लेकर आगे बढ़ी। वह प्रकाश की किरण में बदल गई जिसने यंग किंग पर वार किया। वह जहां भी गुजरी, अंतरिक्ष तुरंत टुकड़ों में कट गया और उसके पीछे एक विशाल स्थानिक दरार दिखाई दी। स्थानिक दरार अजीब तरह से हिलने लगी, इससे पहले कि उसमें से काली रोशनी की अनगिनत किरणें फूटने लगी और फिर उन्होंने यंग किंग के समूह को घेरते हुए आसपास के वातावरण को ढक लिया। छाया युवती, यह शैडो मैडन थी जो हमला कर रही थी। ठीक इसी तरह नेदर मैडन और अन्य लोग यंग किंग के समूह के साथ युद्ध में शामिल हो गए और यांग ये, यांग लियांशुंग और झूंग वेरन अभी भी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। यांग लियांशुंग ने अचानक पूछा, वे सभी आपके दोस्त हैं? यांग ये ने सिर हिलाया, तुम्हें क्या लगता है वे मजबूत हैं, है ना? उसने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया, तुम्हारी सभी दोस्त महिलाएं क्यों हैं? यांग ये का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसे शांत होने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उसने उसे देखा, मैं सुंदर हूं। यह एक अच्छा कारण है ना? यांग लियांशुंग की पलकें हल्की सी झपकने लगीं। वह कुछ कहने ही वाली थी कि यांग ये अचानक बोल पड़ा, चलो लड़ाई में शामिल हो जाएं। दूसरे कबीलों के विशेषज्ञों के आने से पहले ही उनसे निपटने की कोशिश करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और वहीं गायब हो गया। इस बीच यांग लियांशुंग ने झूंग वेइरन को देखा, क्या उसकी त्वचा हमेशा इतनी मोटी थी?
जून वेइरन ने एक पल सोचा और जवाब दिया, यह कभी भी किसी अन्य तरीके से नहीं हुआ है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गई। यांग लियांशुंग ने कंधे उचकाए, और फिर वह यंग किंग के समूह पर हमला कर दिया। यद्यपि यांग ये के समूह में केवल 11 विशेषज्ञ शामिल थे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से यंग किंग का समूह पूरी तरह से दबा दिया गया था। विशेषकर यांग यी के युद्ध में शामिल होने के बाद उन्होंने तुरंत ही 3 सच्चे क्षेत्र विशेषज्ञों को खो दिया। टकराना। अचानक एक विस्फोट हुआ। एक पल में आसपास के अदृश्य अवरोध टूट गए। उसी समय एक बूढ़ा आदमी यहां प्रकट हुआ। उसके बाद एक शक्तिशाली आभा ने तुरंत नेदरमैडन और अन्य को 300 मीटर दूर उड़ा दिया। छठे चरण का सच्चा क्षेत्र विशेषज्ञ यंग यू। यह यंग कबीले के पूर्वजों में से एक था। यंग यू, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मैंने सोचा था कि तुम तभी दिखोगे जब वे सभी मर जाएंगे। यंग यू की नजर यांग ये पर पड़ी। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? यांग ये ने सिर हिलाया। क्या मैं नहीं कर सकता? यंग यू ने यांग ये की आंखों में देखा। तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? यांग ये मुस्कुराया। एक पर एक। जो मदद मांग रहा है वह दूसरे का पोता है। यंग यू ने सिर हिलाया। ठीक है, एक पर एक। अध्याय 1790 पूरी ताकत। एक एक करके छठे चरण के सच्चे दायरे विशेषज्ञ के विरुद्ध आमने सामने। यांग ये बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, बल्कि वह काफी उत्साहित था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या उसकी मौजूदा ताकत छठे चरण के सच्चे दायरे के विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त है। यांग ये ने यंग किंग के समूह को देखा। उन्होंने उसे ठंडी निगाह से देखा और फिर यंग यू को देखा। यंग यू ने हाथ हिलाया और बाकी लोग 10 किलोमीटर पीछे चले गए। सावधान रहो। यांग लियांशुंग ने अपनी बात समाप्त करते ही बाकी लोगों को दूर ले गया। केवल यांग ये और यंग यू ही यहाँ बचे। वे हवा में ही एक दूसरे को देखने लगे और फिर यांग ये वहीं गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह यंग यू के सामने था। उसी समय एक तलवार यंग यू के माथे पर लगी। यह बहुत तेज था। यंग किंग और अन्य लोग केवल इसे महसूस कर पा रहे थे, लेकिन इसकी हरकतें नहीं देख पा रहे थे। हालांकि वे इसे नहीं देख सकते थे, यंग यू देख सकती थी। जब तलवार यंग यू के माथे से लगभग 1 उंगली की दूरी पर पहुंची तो 2 उंगलियां उस पर दब गईं। यंग यू ने यांग ये को देखा। यह पहले से थोड़ा तेज है, लेकिन यह अभी भी। अचानक यांग ये ने तलवार घुमा दी। इस समय यंग यू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने जल्दी से तलवार छोड़ दी। इस बीच तलवार उसके चेहरे की ओर आगे बढ़ी। यंग यू ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी दाहिनी हथेली यांग ये की तलवार पर पटक दी। टकराना। एक विस्फोट हुआ और फिर दोनों को बार बार पीछे धकेला गया। यांग ये को 300 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया गया, जबकि यंग यू को 150 मीटर से भी कम पीछे धकेल दिया गया। इस टक्कर में यांग यी को नुकसान हुआ। हालांकि यंग यू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई। यांग ये सिर्फ सच्चे क्षेत्र के पहले चरण में था, जबकि वह सच्चे क्षेत्र के छठे चरण में था। उनके बीच की खाई को खाई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि वह यांग ये के सामने शक्तिहीन महसूस कर रहा था। यदि यांग ये ने सच्चे क्षेत्र का छठा चरण प्राप्त कर लिया, तो यांग ये कितना शक्तिशाली होगा। यंग यू के चेहरे पर यह सोचकर एक जटिल भाव था। उसने यांग ये की ओर देखा। अगर यह संभव होता, तो वह यंग कबीले को यांग कबीले का दुश्मन कभी नहीं बनने देता, क्योंकि उसके सामने मौजूद इस दुश्मन ने उसके अंदर डर पैदा कर दिया था। दुर्भाग्यवश अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने विचारों पर लगाम लगाई और धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद कर ली। एक क्षण बाद यंग यू ने उसे आगे बढ़ाया और यांग ये की दिशा में पकड़ने की कोशिश की। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई और फिर उसके चारों ओर का स्थान अचानक फट गया। विस्फोट की शक्तिशाली शक्ति ने यांग ये के शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसी समय एक विशाल ऊर्जा मुट्ठी उसके सामने आ गई। यांग यी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी तलवार उठाई और उसे घुमाया। टकराना। विशाल मुट्ठी तुरंत टूट गई, लेकिन यांग ये 300 मीटर दूर जाकर फट गया। जैसे ही उसने खुद को रोका, उसके चारों ओर का स्थान फिर से ढह गया। ठीक उसी समय जब वह ब्लैक होल के भीतर अंधेरे के नियमों का उपयोग करने वाला था, एक काली छाया उसके सामने आ गई और फिर शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर उस पर टूट पड़ी। टकराना। यांग यी को फिर से 1 किलोमीटर दूर से उड़ा दिया गया। यह देखकर यांग लियांशुंग और अन्य लोगों के चेहरे उतर गए। जैसे ही यांग ये ने खुद को रोका, यंग यू की आवाज फिर से गूंजी, संशोधित करें। यांग ये के आसपास का स्थान अचानक कांप उठा और फिर मुड़ने और घूमने लगा। उसी समय अदृश्य शक्ति की एक लहर यांग ये के चारों ओर एक जंजीर की तरह लिपट गई। जिस क्षण बल ने उसे जकड़ा, यांग ये को पूरे शरीर में बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके आंतरिक अंग टुकड़ों में कुचल दिए जाएंगे। यांग ये ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। टकराना। यांग यी से अचानक शक्तिशाली इरादे की लहर बह निकली और फिर उसके चारों ओर का स्थान तुरंत ढह गया। उसी समय उसके चारों ओर की जंजीरें नष्ट हो गईं। प्रबुद्ध रैंक तलवार इरादा।
यहाँ हर किसी के हाव भाव बदल गए, खास तौर पर यंग यू। इस समय उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। प्रबुद्ध रैंक, आपकी तलवार की मंशा वास्तव में प्रबुद्ध रैंक प्राप्त कर चुकी है। यह कैसे संभव हो सकता है? यांग ये ने यंग यू की तरफ देखा और चुप रहा। एक पल बाद वह वहीं गायब हो गया और यंग यू के सामने अचानक रोशनी का एक धब्बा दिखाई दिया। कल विभाजित सेकंड की तलवार इरादे से बढ़ाया गया था। यंग यू के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। वह लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने अपनी हथेलियां एक दूसरे पर रखकर आगे की ओर पटक दी। टकराना, एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर यंग यू एक किमी पीछे जा गिरी। यंग किंग और अन्य लोगों के हाव भाव बेहद भद्दे हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये इतना ताकतवर होगा और इतना मजबूत कि वह छठे चरण के सच्चे दायरे के विशेषज्ञ को भी धूल चटा सकता है। इस समय यंग क्विंग को भी पछतावा हुआ। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने थोड़े से लाभ के लिए यांग कबीले और यांग ये से दुश्मनी मोल ले ली। इस निर्णय के कारण यंग कबीले को पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और अब ऐसा लग रहा था कि यह कीमत काफी नहीं थी। इस बीच नेदरमैडन और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। अंत में उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से बोली, वह आदमी वास्तव में बहुत ताकतवर हो गया है। दरअसल यंग यू और उसकी माताएं ही नहीं थीं जो चौंक गई थीं, बल्कि नेदरमैडन, यांग लियांशुंग और अन्य लोग भी चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि यांग ये इतनी मजबूत होगी। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया जो यंग यू की ओर बढ़ी। जिस क्षण वह गायब हुआ, यंग यू के सामने एक लंबी स्थानिक दरार दिखाई दी। टकराना, इस बीच गड़गड़ाहट गूंज उठी और फिर यंग यू को फिर से 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। हालांकि उसने खुद को रोका भी नहीं था कि यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गया और उसके सामने आ गया। यांग ये से निकली शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा ने यांग ये के मार्ग में जगह बना दी। यांग ये की तलवार अभी उसके सामने भी नहीं आई थी, लेकिन यांग ये के दिल में निहित शक्तिशाली ऊर्जा ने यंग यू के दिल को डर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। यंग यू ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसकी गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई और फिर उसने अपने हाथ हिलाए। एक पल में प्रकाश की अनगिनत शक्तिशाली किरणें उसके भीतर से विस्फोटक रूप से बाहर निकलीं और उन्होंने तुरंत यांग ये की तलवार की ऊर्जा को घेर लिया। हालांकि उन प्रकाश किरणों को टुकड़ों में कटने में बस एक पल लगा और फिर यांग ये की तलवार यंग यू के सामने आ गई। यह बहुत तेज था और इससे बचना असंभव था। इस महत्वपूर्ण क्षण में यंग यू ने अपने शरीर को बलपूर्वक एक तरफ कर लिया और वहीं गायब हो गया। हालांकि उसका दाहिना हाथ उसके साथ नहीं जा सका। एक रक्तरंजित हाथ धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा। इस समय यंग क्विंग और अन्य लोगों के हाव भाव और भी भद्दे हो गए। उसके रुकने के बाद यंग यू ने अपने दाहिने हाथ पर नजर डाली। वहां कुछ भी नहीं था। वह एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने यांग ये की ओर देखा। अच्छा, बहुत अच्छा। प्रतिभाएं वास्तव में हर पीढ़ी में दिखाई देती हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर अचानक धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उसका चेहरा उग्र होने लगा। एक अंतिम चाल का उपयोग कर रहे हैं। यांग ये ने यंग यू की ओर देखा, जबकि उसके भीतर शेष बची हुई अंतिम गहन ऊर्जा प्रसारित होने लगी। उन्होंने यंग यू को कम नहीं आंका। भले ही उसने यंग यू की एक भुजा काट दी थी, लेकिन उसने यंग यू को बिल्कुल भी कम नहीं आंका और न ही उसने यंग यू को कम आंकने की हिम्मत की। यंग यू की आभा अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ी और जैसे जैसे यह बढ़ती गई, एक विशाल क्षेत्र में जगह कांपने लगी। यह ऐसा था जैसे अंतरिक्ष में भूकंप आ गया हो। एक क्षण का मौन छा गया और फिर यांग ये ने अचानक यांग ये को देखा और उग्रता से बोला, स्वर प्रतिबिंब पाम। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे वहीं गायब हो गए। उसके बाद यांग ये के चारों ओर का स्थान अचानक कांपने लगा और फिर अनगिनत ऊर्जा हथेलियां यांग ये के चारों ओर के स्थान से चमक उठीं और एक के बाद एक यांग ये पर टूट पड़ीं। एक ही पल में यांग ये उनके घेरे में आ गया। लेकिन तलवार की ऊर्जा की किरणों को आकाश में उछलने में बस एक क्षण ही लगा और वे लगातार आसपास की हर चीज को चीरती चली गईं। धमाका, 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 धमाका। जोरदार धमाके लगातार गूंजते रहे। इस समय यंग क्विंग, यांग लियांशुंग और अन्य लोग बहुत पीछे चले गए थे। वे बिना पलक झपकाए दूर की ओर देख रहे थे। वहां अनगिनत ऊर्जा हथेलियां लगातार अंतरिक्ष से चमक रही थीं और वे बस अंतहीन लग रही थीं। ऐसी परिस्थितियों में तलवार की ऊर्जा की संख्या कम होती जा रही थी। उनकी संख्या न केवल कम होती जा रही थी, बल्कि उनका रंग भी काला होता जा रहा था। यांग लियांशुंग और अन्य लोगों ने जब यह देखा तो धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अचानक एक उग्र चीख गूंजी। यह यांग ये की आवाज थी। उसके बाद प्रकाश की 6 काली किरणें हवा में ऊपर उठीं और फिर प्रकाश की किरणें यांग ये के ऊपर हवा में चक्कर लगाने लगीं। एक पल बाद वे उसके आसपास के क्षेत्र को चीरती हुई आगे निकल गईं। हिस, 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 हिस। यांग यी के चारों ओर के विशाल क्षेत्र को प्रकाश की 6 किरणों द्वारा टुकड़ों में काट दिया गया और उन ऊर्जा हथेलियों को भी काट दिया गया।
लगभग 10 सांसों के बाद धीरे धीरे आसपास का वातावरण शांत हो गया। यांग ये और यंग यू की आकृतियां सभी की दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दी। इस समय यांग ये का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने पर बेहद आकर्षक लाल रंग का एक हल्का सा निशान था। इसके अलावा उसके कपड़ों का सीना खून की तरह लाल हो गया था। इसके अलावा उसकी छाती के बीच में एक हथेली का निशान था और यह बहुत गहरा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती अंदर धंस गई है। यंग यू की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसका बायां हाथ भी नहीं था। इसके अलावा उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। यांग ये और यंग यू की नज़रें कुछ पलों के लिए एक दूसरे से मिलीं और फिर यंग यू ने अचानक कहा, उसकी गहन ऊर्जा समाप्त हो गई है। अब तुम हमला कर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आसपास का स्थान कांप उठा और फिर 70 लोग प्रकट हुए। समूह का नेता लू कबीले का कुलपति लू युनटियन था और ली कबीले, वांग कबीले और किन कबीले के कुलपति उसके साथ थे। पांचों कबीले पूरी ताकत के साथ यहां मौजूद थे। इस बीच नेदरमैडन और अन्य लोग यांग यी की ओर आए और उसे घेर लिया। युद्ध किसी भी क्षण छिड़ने वाला था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।